नमस्कार। मैं हरिदत्त विद्या एडुटेक में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता की जो पहली भाग आपको था उसकी चर्चा मैंने किया था और आज इसका अंतिम भाग आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं। हमारी संस्था ये प्रयास कर रही है कि जितने प्रश्न आपके सामने रखे जाएं, अगर इनको हम पूरा कर लें तो एक टॉपिक हमारा पूरे अच्छे से खत्म हो जाए, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दुश्वारी या समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो अगर दोनों क्लास को अगर हम लोग देख लेंगे, अगर यानी भाग 1 और भाग 2 को, तो मेरा ख्याल है कि अब आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो आइए आज के इस क्लास की मैं शुरुआत करता हूं और आपको पहला प्रश्न, कल हम लोग 15 प्रश्न कर चुके थे, आज उसका पहला प्रश्न आज की क्लास का आपके सामने है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे गंभीरतापूर्वक और देख करके फिर इसको हम लोग इलेबरेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न हमसे का क्या रहा है, उसका लेवल क्या है। आइए इसकी शुरुआत करता हूं मैं। तो कथन और कारण का सवाल है, देख लेते हैं कि क्या करा है हमसे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बाट और माप एक अत्यंत परिष्कृत और मानकीकृत प्रणाली मौजूद थी। तो जैसा कि मैं जब कल आपको चर्चा कर रहा था, तो कल की चर्चा में मैं आपको पढ़ा रहा था कि किसी भी नगरीय क्रांति सभ्यता का शिल्प और तकनीकी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, नगर नियोजन अगर देखा जाए, वहां के सामाजिक विविधीकरण को अगर देखा जाए, तो कुछ ऐसे मूलभूत तत्व होते। लिपि जो होती है उसके मूलभूत तत्व हैं, चूंकि नगरीय क्रांति सभ्यता थी। तो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बाट और माप का अत्यंत परिष्कृत मानकीकृत प्रणाली मौजूद थी। आप कहेंगे कि अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के माप और वाट की चर्चा अगर करें, माप और वाट की एवं वाट की, तो आप देखेंगे कि एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। और यहां से आप देखेंगे न केवल आपको कई जगह से पैमाने मिले हैं मापने के, पैमाना मिला है, बल्कि उसके साथ साथ आप देखेंगे 16 गुणज भार के उसके कुछ बटखरे मिले, जो बाइनरी सिस्टम पे चलते हैं उसको आप कहेंगे। तो इसका मतलब है कि पहली जो बात है जो आपकी बिल्कुल सही उसमें दिख रही है कि मतलब हड़प्पा सभ्यता में वाट और माप के अत्यंत परिष्कृत और मानकीकृत मौजूद है। यानी इसका मतलब कि 16 गुणज, जैसे 16, 32, 64, 128, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है कि वो एक मानकीकृत रूप में आपको दिखाई देता। और कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख नगरों में स्थलीय व्यापारियों ने अपने स्वायत्तता के अनुसार अलग अलग वजन के वाट विकसित किए। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता के अगर हम लोग अगर अवलोकन करें, तो एक महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि लोथल से कुछ और माप और बाट मिले हैं, मोहनजोदड़ो से और मिले हैं, हड़प्पा से और मिले हैं, धौलावीरा से और मिले हैं। यह एक विस्तृत जो है कि आप देखेंगे कि जो नगरीय क्रांति सभ्यता थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन इसका था, उस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे तो सभी जगह से जो ये पैमाने के साक्ष्य को मिले, सब जगह से लगभग एक जैसे मिले हैं। तो इसका मतलब है कि दूसरी बात करें तो फिर अगर मान लीजिए कि अलग अलग होता, तो इसका मतलब है कि फिर प्रशासनिक ढांचा भी बड़ा अलग अलग प्रवृत्ति का होता। तो इसका मतलब है कि आपसे ये बात जो करें कि आप कहेंगे कि अलग अलग नहीं थी, बल्कि पूरी हड़प्पा सभ्यता से अगर देखा जाए, तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता से अगर आप देखेंगे तो उसमें एक प्रकार की साम्यता आपको दिखाई देती है। और यही कारण है कि ये नगरीय क्रांति सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में अगर उसके शासन व्यवस्था की अगर बात देखा जाए, तो इसका मतलब है कि पूरे सभ्यता में उसके एकीकरण के साक्ष्य हमको दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि दूसरी बात गलत हमको हो गई, क्योंकि पहली बात तो हमको सही दिख रही है कि उसमें आप देखेंगे मानकीकृत प्रणाली मौजूद थी, लेकिन दूसरी करें कि क्षेत्रीय अलग अलग व्यापारी अलग अलग से नहीं करते थे, बल्कि उनके पूरे हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो 16, 32, 64, 128 के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि ऐसे आपको मिलते हैं। इसका मतलब है कि पहला जो प्रश्न आपको मिल रहा है उसमें कहेंगे कि ए सही और आर इसका गलत है। तो पहला प्रश्न आपको आज क्या हो गया। आइए जरा दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं, यानी 17वें सवाल पे। आज भाग 2 का दूसरा प्रश्न।
कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की धार्मिक और प्रतीकात्मक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर लेते हैं विचार, क्या करें हमसे जरा देखते हैं। कह रहे हैं कि पुरातात्विक खुदाई में कहीं भी भव्य मंदिर या पुरोहित सार्वजनिक पूजा स्थलों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो अगर आप हड़प्पा सभ्यता का अवलोकन करेंगे और जितने भी स्थल आपको, चाहे भारतवर्ष में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे सीमित स्तर पे अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान में है, तो अगर उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि भव्य मंदिर और पुरोहितों के सार्वजनिक पूजा स्थल के अवशेष प्राप्त। जैसे आप जानते हैं, जैसे हमारे देश में, चूंकि आप जानते हैं कि धर्मतंत्र का एक प्रभाव है, अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े मंदिर हैं और इसके बाद देखेंगे उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहता है और राज्य भी चाहता है कि भाई कि राज्य उसके धर्म के आंतरिक मामले में विशेष हस्तक्षेप न किया जाए। अगर उसके समकालीन सभ्यताओं की चर्चा करेंगे, जैसे मेसोपोटामिया में, तो वहां पर मंदिरों के व्यापक अवशेष मिलते हैं। लेकिन अभी भी हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो हमको किसी प्रकार के अवशेष, हमको यहां से आप कहें कि हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में तो आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर आप देखेंगे, किसी भी प्रकार का हमको मंदिर के अवशेष हमको प्राप्त नहीं हुए। जैसे स्टुअर्ट और पिगट जो चर्चा करते हैं कि मतलब यहां पुरोहितों का शासन था, कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं, तो हमको कोई ऐसी सूचना हमको नहीं मिली कि कम से कम इबादत गृह के रूप में कुछ हमको मिले। वो अलग बात है कि भाई ठीक है, मूर्तियां मिली है मातृ देवी से लेकर के आदि शिव से लेकर के पशु पूजा से लेकर के वृक्ष पूजा से लेकर के जल पूजा से लेकर के स्वास्तिक से लेकर के, और इसके बाद अनेक प्रकार की चीजें हमको मिली हैं, ये सही है। लेकिन जैसे हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की बात करते, उस प्रकार के अवशेष कम से कम हड़प्पा सभ्यता में कहीं से नहीं मिला। इसका मतलब क्या? वही बात आपसे कह रहा है कि पुरातात्विक खुदाई में कहीं भी भव्य मंदिर और पुरोहितों के सार्वजनिक पूरा स्थल के रूप में नहीं मिलेंगे। वो कल मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं कि आपने देखा था कि कालीबंगा से हमको एक जो है कि जो अग्निवेदी की साक्ष्य हमको मिले हैं, वहां से आप देखेंगे कि पूरी व्यवस्था है, लेकिन कहीं पर ऐसा कोई हमको नहीं मिला है, जबकि मेसोपोटामिया में व्यापक पैमाने पर मिला। और उसी के आधार पर उन्होंने क्या था, और उन्होंने कहा कि व्यापक पैमाने पर मूर्तियों का मिलना, तो इसका मतलब है कि यह बात प्रूफ आपसे ये कर रही है कि पहली बात तो इसमें आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यानी इस प्रकार का कोई हमको साक्ष्य नहीं मिल रहा है। दूसरी बात करें कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशिष्ट मुहर पर पशुपति देव के अंकन प्राप्त हुआ है, जिन्हें जानवरों से घिरा दिखाया गया। जब आप मोहरों की चर्चा करते हैं, जब आप मोहरों की बात अगर करेंगे, मोहरों के, तो जब अगर आप देखेंगे मोहरों की बात अगर करेंगे तो उसकी खासियत अगर आप देखेंगे तो सबसे उत्कृष्ट प्रकार की जो मुद्रा हमको मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे तो उसके अवशेष हमको प्राप्त हुए, पहली बात। और उस मुद्रा को अगर देखेंगे तो एक जो है कि देवता है जिसके ऊपर भैंस के सिंह जैसी कुछ आकृति बनी है, और उसके उस मुद्रा के अग्रभाग पर अगर आप देखेंगे तो उस पर अनेक प्रकार के पशुओं का चित्र बना हुआ है। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि दाएं कौन है, बाएं कौन है। तो पहली बात यह है कि अगर मोहर को अगर आप देखेंगे तो जो दायां हिस्सा है, दायां भाग, आप कहेंगे इस दाएं भाग पर अगर आप देखेंगे उस आदिशिव, आगे चलकर के मार्शल उसको आदिशिव का नाम दे देंगे, तो कहते हैं कि दाएं हिस्से में अगर आप देखेंगे तो बाघ और हाथी का चित्र बना हुआ है। बाघ एवं हाथी का चित्र अगर आप कहेंगे उस पर बना हुआ है दायां भाग में। तो दाएं भाग में अगर आप हो गए, और दूसरी बात अगर कहेंगे कि बाएं भाग में, बायां भाग में अगर आप देखेंगे तो उस पर कहेंगे कि गैंडा और भैंसा का चित्र आपको बना हुआ है। किसका? आप कहेंगे गैंडा और भैंसा का। गैंडा एवं भैंसा का अगर आप देखेंगे तो चित्र यहां पर बना हुआ है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि इन दोनों को जरूर याद रखिएगा कि दाहिने तरफ कौन है, बाएं तरफ कौन है। उसमें अगर देखेंगे जो शिव आपका है वो पद्मासन बैठा हुआ है। पद्मासन का मतलब पैरों पर आसन जमाए, उसकी ठुड्डी आप देखेंगे बीच में ऐसे है, जब आप योगा की मुद्रा में बैठते हैं। उसके नीचे एक पट्टी है जिसपे 2 हिरन आपको बने हुए हैं। कहीं ये किताबों में 12 सिंगा भी मिल जाएगा, तो घबराना नहीं कि भाई कि आपने हिरन बताया और वहां पर 12 सिंगा दे दिया, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो लेकिन एक उसमें से टूटी हुई सिंग जो हिरन मिला है या 12 सिंगा, उसका एक भाग चूंकि खंडित अवस्था में मिली है। तो आपने देखा कि 4 तो इधर हो गए, एक 5वां आपको हो गया उसके अग्रभाग पर, जो 2
जो है कि आपको बारहसिंगा एक जब पद्मासन पट्टी लगी है तो एक दाएं तरफ से एक बाएं तरफ से आपको दिख रहा, तो दो उस पर हैं। लेकिन इस मुद्रा के पृष्ठ भाग पर अगर आप जाएंगे तो एक बैल की आकृति भी दिखती है। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि उस पर पशुओं की आकृति कितनी है, तो 2 2 4 हो गया, 4 1 5, एक पीछे वाले पृष्ठ पर आपका बैल हो गया। और इसको मार्शल ने क्या किया था कि इस मुहर को देखा तो यह सबसे उत्कृष्ट मुहर मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता की, और यहां से कई बार आपसे सवाल पूछे गए। और वो आपको अगर आप गंभीर एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो ये सब चीजें बारीकी आपको पकड़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे इस पर, तीसरी बात आप कहोगे 2 हिरणों की, 2 हिरन या इसका बाद बारहसिंगा, जो भी आपको कहना उसको आप कर सकते हैं। और इसके पृष्ठ भाग पर आप देखेंगे तो इसी को मार्शल ने क्या कहा था, इसी को मार्शल अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि ये आदि शिव है, आदि शिव की बात इसमें की जा रही है। तो इसका मतलब है कि दूसरी बात भी सही है, सबसे उत्कृष्ट है, और भी मुद्राएं ऐसे मिली हैं आदि शिव की। तो लोग मान के ये चलते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो दोनों बातें की जा रही हैं, दोनों बातें इसका मतलब इसमें सही आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि 1 और 2 दोनों बात इसमें सही है जो हमको मिली है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका सही और सटीक उत्तर आज के 17वें प्रश्न का या आज के दूसरे प्रश्न का सही और सटीक जो उत्तर आप देखेंगे उसमें आपको मिल गया आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों है। मैंने उसकी पूरा इलैबोरेट कर दिया और उसमें आप अपने हिसाब से उसको जो भी आपको आ रहा है उसको छोड़ सकते हैं, जो आपको नहीं आ रहा उसको आप नोट कर सकते हैं। तो आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। तीसरे प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं और 18वां कुल मिला करके कह रहा है कि उत्तर हड़प्पा कालीन झोगर संस्कृति में आए तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव के संदर्भ में क्या सत्य है। तो पहले तो हमको यह देखना पड़ेगा कि झोगर संस्कृति है कहां पे, और इसके बाद जो है कि उसको शोध किसने किया, क्या उसकी विशेषताएं, अगर वो पकड़ लें हम तो हमको बड़ी आसानी से हम उसको पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। तो पहली बात यह है कि अगर हम लोग झोगर संस्कृति की चर्चा करें, आप कहेंगे कि इसमें आपको झोगर संस्कृति की अगर मैं चर्चा आपसे करूं तो आप कहेंगे कि इस संस्कृति के खोजकर्ता अगर आप देखें कि एन जी मजूमदार है, उपप्रवर्ती या लेट हड़प्पा आप कहेंगे कि उसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि उत्तरवर्ती हड़प्पा या अब तो परवर्ती हड़प्पा के नाम से हिस्टोरियन बना रहे हैं। परवर्ती हड़प्पा के रूप में, परिवर्ती हड़प्पा के रूप में, यानी हड़प्पा के बाद के क्रम को अगर आप देखेंगे तो इसको आपको यहां से दिखाई दे रहा है। तो क्या बदलाव आया था, देखिए उत्तर हड़प्पा लिखा भी उसने है, तो उत्तर हड़प्पा के परिप्रेक्ष्य में क्या अंतर आया। तो ध्यान रखिएगा, इसको एनजी मजूमदार ने इसका खोज किया था और इसके बारे में इसको जानकारी हमको मिली। जो ये सिंध और इसके बाद का जो बेल्ट है, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये पूरी क्षेत्र में जो है कि फैली हुई संस्कृति ये थी आपको। दूसरी बात यह कि इस काल में आकर के अगर आप देखेंगे जो मृदभांड उत्कृष्ट अवस्था में आपको मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में, जो लाल रंग का था, काले रंग की चित्रकारी उस पर होती थी, उसकी बात अगर हम लोग चर्चा करें, अब देखें आप तो आप कह सकते हैं कि इस काल में आकर के उसमें ह्रास देखने को मिलता है। यानी इसका मतलब कि अब जो है कि खुरदरे प्रकार के, पहले चमकीले प्रकार के मृदभांड उत्कृष्ट, जब नगरी क्रांति थी तो उसके उत्कृष्ट साक्ष्य को मिलते थे। तो इस संस्कृति की खासियत क्या है कि आप देखेंगे जो मृदभांड आपको मिले हैं, अगर हम मृदभांड की चर्चा अगर आपको यहां से करें झोगर संस्कृति की, तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है कि अब जो मृदभांड हैं, आप कहेंगे खुरदरे प्रकार के मृदभांड, वहां चमकीले मिलते थे, आप कहेंगे यहां खुरदरे प्रकार के हैं, खुरदरे प्रकार के आपको मृदभांड हमको मिलते हैं। यानी इसका मतलब उसकी उत्कृष्टता में कमी आ रही है, यानी पतन के साक्ष्य को दिख रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो उस पर लेख और जो चित्रकारी, जैसे यहां पर भी आप देखेंगे कि इसकी खासियत दूसरी क्या आपको मिलेगी मृदभांडों में। आप इनकी लाल प्रकार के मृदभांड तो हैं, मृदभांड है, उसमें खासियत यह कि उस पर एक पट्टी बनी हुई है जिस पर काले रंग से चित्रकारी उस पर की गई है। लेकिन जो पट्टी पर अगर आप देखेंगे, पट्टी पर अगर आप कहेंगे काले रंग की चित्रकारी, आपको काले रंग की चित्रकारी के शाख हमको मिलते हैं। लेकिन जो चित्रकारी की उत्कृष्टता हमको मिलती है किसमें, आप कहें कि हड़प्पा सभ्यता में, चोर हड़प्पा में मिलता, उस प्रकार की उत्कृष्टता के साक्ष्य हमको नहीं है। यानी इसका मतलब है कि कलात्मक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे
कलात्मक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या हुआ, आप उसमें कमी आ रही है। जो विविधता थी चित्रों की, उस विविधता के चित्रांकन के दृष्टिकोण से जो विविधता थी, उस विविधता में कमी आ रही है। एक तो आपने देखा कि इसका मतलब है कि अब उस पर सुंदरता की जगह जो है उपयोगिता को विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अब अपने नगरीय स्वरूप को मतलब कि सभ्यता खो रही है। और जब कभी हम लोग पढ़ेंगे उत्तरवर्ती हड़प्पा काल को, तो आप देखेंगे उसको लगभग 5 चरणों में हम लोग बांटते हैं। तो सिंध वाली बेल्ट को, एक तो आप देखेंगे कि आपका जो है कि खासतौर से आप चले जाएंगे कि सरस्वती, और इसके बाद इस वाले बेल्ट को मतलब पश्चिमी पाकिस्तान मतलब पंजाब वाली बेल्ट, एक पूर्वी बेल्ट, एक गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र, और चौथा जो है कि आप देखेंगे कि गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र वाली जो बेल्ट है। ये 5 जो है कि आपको दिखाई देंगे जो उत्तरवर्ती हड़प्पा काल में आपको देखने को मिलता है। उसमें किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आ रहा है, कैसे जो है कि नगरों का तेजी से पतन हो रहा है, उसके बारे में हम लोग कभी चर्चा मिलेगी तो उसमें देखेंगे। तो इस काल में अगर आप देखेंगे तो व्यापक परिवर्तन के साक्ष्य हमको यहां से मिल रहे हैं, और ये परिवर्तन आपको दिखा रहे हैं कि इसका मतलब है कि इस काल में आकर के सभ्यता का पतन हो रहा है। अब इससे संबंधित कोई चीज अगर देखेंगे कुछ ऐसा मिल रहा है, थोड़ा सा क्लू मैंने आपको दे दिया। अब जरा देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसा हमको कहीं से मिल रहा है क्या। इसमें कह रहे हैं कि इस काल में नगरीय जल निकासी व्यवस्था और पक्की ईंटों का प्रयोग अपने चरमोत्कर्ष पर। पहली बात तो यही गलती हो गई। आप कहेंगे जब उत्तरवर्ती हड़प्पा है, झूकर संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस काल में चरमोत्कर्ष पर नहीं था, बल्कि आप कहेंगे कि इस काल में हमको पतन के साक्ष्य दिखाई देते हैं। यानी इसका मतलब है कि नगरीकरण का इस काल में पतन हुआ था। वो चरमोत्कर्ष नहीं, चरमोत्कर्ष तो मैच्योर हड़प्पा का हिस्सा है। तो कहेंगे कि पहली बात तो बिल्कुल सही हो गई, गलत हो गई। दूसरी बात करें कि यहां सेल खड़ी की आयताकार मोहरों के स्थान पर पट्टी और पत्थर की वृत्ताकार मोहरें मिलने लगी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहां इस काल में, अब देखिए एक चीज और हमको मिल गई, हमको इंडिकेट इन्होंने कर दिया, तो मैं आपको यहां पर इसकी व्याख्या कर दे रहा हूं। अगर हम लोग झूकर संस्कृति की बात करें तो मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में भी इसमें परिवर्तन आया। तो अगर आप कहें कि मुद्रा परिप्रेक्ष्य में क्या परिवर्तन आया, मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपका परिवर्तन आया, पहले आपको याताकार चौकोर सेलखड़ी की थी, अब मिट्टी की आपको मिलने लगी। यानी जो मोहरें आपको कैसे मिलेंगी, आप कहेंगे इसमें मिट्टी की बहुलता आपको मिलने लगी। जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे अब जब सिक्कों की पद्धति हम लोग पढ़ते हैं तो सिक्कों में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर सिक्का में अगर उत्कृष्ट प्रकार की धातुएं अधिक लगी हुई हैं, और उसके अलावा जो है कि अगर आप देखेंगे कि वो निकृष्ट धातुओं की मात्रा ज्यादा है, तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था गिर रही है। तो यहां पर देख रहे हैं कि पहले सेलखड़ी पत्थर की थी, अब देखो कि मिट्टी की है, पहले चौकोर थी, अब गोलाकार आने लगी। तो इसका मतलब है कि इसमें आप देखेंगे दूसरी बात भी इसमें आप कह सकते हैं कि उसके आधार पर भी परिवर्तन इस झूकर संस्कृति में देखने को हमको मिलता है। तो दूसरी बात भी गलत हो गई। कह कि झूकर संस्कृति में हड़प्पा की लिपि का प्रयोग मोहरों पर पहले से अधिक जटिल हो गया। ठीक है, तो कह रहे कि झूकर संस्कृति में अगर आप देखेंगे कि इसमें अगर झूकर संस्कृति लिपि मोहरों पर पहले से अधिक, अच्छा यहां से खड़ी की आयताकार मोहरों का, अच्छा ओ सॉरी यार, ये तो फिर आपको व्याख्या कर रहा है ना, वो कहां से गलत हो गया। एक करें कि आयताकार के स्थान पर, वही बात तो मैं यहां पर कर रहा हूं कि मिट्टी की आप देखेंगे वो आयताकार थी, यहां पर गोलाकार हो गई, गोलाकार अब देखेंगे तो ये आपको मिल गई। तो आप कहेंगे सेलखड़ी के आयताकार मोहरों के स्थान पर मिट्टी के पत्थर के वृत्ताकार मोहरे आपको गए। तो मिट्टी माने पत्थरों की जो मुद्राएं थे वो कम हो गई। लेकिन इसके बाद देखेंगे कि आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बात नीचे वाली जो व्याख्या हम लोग कर रहे थे उसी का प्रतिनिधित्व कर रही है। और वहां पर मैंने कहा कि सर्वाधिक जो मुद्राएं अगर मेच्योर हड़प्पा की अगर आप देखेंगे, परिपक्व हड़प्पा की, तो आप कहेंगे कि परिपक्व हड़प्पा के, पक्व हड़प्पा में अगर आप देखेंगे तो मोहरे कैसी थी, आपने देखा था कि चौकोर, चौकोर या इसी को आप आयताकार कर रहे हैं, आयताकार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बात आपको बिल्कुल उसी का प्रतिनिधित्व कर रही है। कहना कि झूकर संस्कृति में हड़प्पा लिपि की प्रयोग मोहरों से पहले अधिक जटिल हो गया। तो जटिल क्या हो जाएगा, वो तो पतन हो रही है। अब उसमें चिन्हों का और इसके बाद जो कि सारी चीजों का क्या हो गया, बिल्कुल पतन हो गया, वो कम हो गई। तो लिपि में ह्रास हो गया, चिन्हों का कम हो गया, धातुओं की जो पत्थर की पत्ती थी उसकी कमी हो गई, मिट्टी आ गए। तो आप कहेंगे जटिल नहीं हुआ, एक आप कहेंगे बिल्कुल सरलीकरण हुआ। फिर कहना कि ये संस्कृति पूर्णतः लौह युगीन और इसका प्रसार दक्षिण भारत में हुआ। कहेंगे नहीं, ये तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान वाली बेल्ट, सिंध वाली बेल्ट में, तो ये आपको दक्षिण भारत में नहीं थी। तो आप कहेंगे कि इसका सही उत्तर आज के कहेंगे कि इसका 18वां का आपका सही उत्तर हो गया क्या, आप कहेंगे कि बी इसका सही उत्तर है,
जो परिवर्तन आया था वो हमको ये दिखाई देता। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या रहा है। 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक किसी भीषण विदेशी आर्य आक्रमण के कारण हुआ। कथन करें, कारण में करें कि मोहनजोदड़ो के अंतिम स्तर पर मिले नरकंकाल सामूहिक नरकंकाल और युद्ध के अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। देख लेते हैं कि इसमें क्या चीजें इसमें की गई है और क्या व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हैं, सही कौन सा। तो पहली बात यह कि मैंने आपको कल चर्चा किया था, मैंने कहा कि जब शुरुआत में मार्टिमर व्हीलर ने वाह्य आक्रमण की चर्चा किया था, मैंने कहा कि शुरुआत उन्होंने रामप्रसाद चंद्रा ने किया था, तो कहेंगे कि ये जो वाह्य आक्रमण की जो अवधारणा आपको है, वाह्य आक्रमण की जो अवधारणा आपको दिखाई देती है, मैंने कहा कि जब शुरुआत में मार्टिमर व्हीलर ने इस बारे में चर्चा किया था तो बड़ी उसको क्रेज मिली थी। मैंने कहा कि 1946 में इस प्रकार की बातों को कहना थोड़ा आसान काम था, लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे कि बाद में जब शोध आने लगे तो शोध में जो है कि बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। मैंने कहा कि इन लोगों ने जो मार्टिमर व्हीलर का जो विचार था, व्हीलर साहब का जो विचार था, आप देखेंगे इसमें बहुत सारे लोगों ने इनका सपोर्ट भी किया था कि नहीं आप सही कर रहे हैं, और उसमें पुरातात्विक स्रोतों से लेकर के जो तात्विक स्रोतों से लेकर के और साहित्य स्रोतों से लेकर के अगर आप देखेंगे उन्होंने चर्चा किया, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करने की कुली, और दूसरी उन्होंने साहित्यिक स्रोत को भी अपने उसमें शामिल किया, साहित्यिक स्रोत के रूप में शामिल किया। पुरातात्विक स्रोत में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने प्रस्तुत किया था जो अभी नीचे हमसे कह रहे हैं कि नरकंकालों का, तो कहीं कहीं बुक्स में आपको 37 मिलेगा, कहीं कहीं 44 मिलेगा। तो जो ये कंकाल इन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि इस कंकाल पर अगर आप देखेंगे तो इस पे हमला किया गया, इसको मारा गया, इसको काटा गया। उन्होंने कहा कि ये बात इसमें दिखाई दे रही है। दूसरी बात इन्होंने ये बात कहा कि जो नगर हैं, नगरों को जलाने की सूचना हमको मिलती है। आखिर जलाया किसने था? जैसे कोटदीजी को आप देखेंगे कभी सवाल कई बार आपसे पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल जिसको जलाने की सूचना हमको मिलती है। तो आप कहेंगे कि जलाने की सूचना के रूप में अगर आप देखेंगे तो कोटदीजी को हमको इसके बारे में, कोटदीजी अगर आप देखेंगे तो इसकी सूचना हमको मिलती है कि इसको जलाने की सूचना हमको मिलती है। आग लगाई गई, नगरों को नष्ट किया गया, उसमें चरणों में अवशेष भी हमको मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कंकाल और इसके बाद नगरों का जलाया जाना, ये बात इस बात को प्रूव करता कि किसी लोगों ने हमला किया था। और पूरा ब्लेम किसके सर पे गया? आप कहीं आर्यों के ऊपर चला गया, आर्य दोषी मान लिए गए। इसके बाद साहित्यिक स्रोत में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यातुमती से लेकर के, यातुमत से लेकर के, नैतोधम से लेकर के, धाव से लेकर के, हैरूपिया से लेकर के, यूपिया से लेकर के सबको इन्होंने प्रस्तुत किया और बताया कि ये वाह्य आक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अब वर्तमान में ये प्रूफ हो गया कि ये बात सही नहीं है। कारण क्या? कारणों के रूप में अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो पहली बात हमसे कर रहे हैं कि इसमें हड़प्पा सभ्यता के पतन के अचानक विदेशी आक्रमण के कारण हुआ था। पहली बात जो साहित्य पुरातात्विक स्रोत के रूप में प्रस्तुत करते हैं 37 और 44 नलकंकालों को, वो कंकाल किसी एक, अब सोचिए कि हड़प्पा जैसे और मोहनजोदड़ो जैसे एक विशाल नगर में अगर वाह्य आक्रमण होगा, जहां पर कि 41,000 से लेकर के 45,000 लोग निवास करते थे, और आक्रमण होगा तो उस आक्रमण में बताइए कि सिर्फ 37 लोग मारे जाएंगे, और वो भी उसमें आप देखेंगे सबको जो है कि तेज हथियारों से काटा नहीं गया, मारा नहीं गया। तो उसकी जो है कि प्रासंगिकता अब संदेहास्पद है। अब नगरों को जलाए जाने का मतलब है कि हो सकता है किसी आग के शिकार होंगे। अब इसका मतलब कि एक क्षेत्र पर एक दो स्थानों से अगर मान लीजिए मिल जाता है तो इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं। जबकि वेद आप देखेंगे, वेद तो पहली बात है किसी एक काल की रचना है ही नहीं। अमूमन जो है कि अगर हम लोग वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं तो मान के चलते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता का सोचिए कि डिक्लाइन की स्थिति आपको तो 1900 में आ गई थी, जबकि आर्यों का इस क्षेत्र में जो प्रवेश हमको दिखाई देता है वो दिखाई देता है 1500 के मैक्सिमम, 1500 के आसपास। तो इसका मतलब है कि आज इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो पहली बात करें कि पहली बात तो बिल्कुल मैंने कहा कि अब इसको गलत का काट दीजिए कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि कल बताया था आपको पर्यावरणीय जो कारण है उसी की ज्यादा हमको सूचना मिलती कि वो बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरण की वजह से ही सभ्यता का विनाश हुआ था, चाहे वो सूखे के कारण कुछ लोगों का, कुछ जो है कि बाढ़ के कारण, ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही। दूसरी बात हमसे करें कि मोहनजोदड़ो के अंतिम स्तरों पर मिले नरकंकाल सामूहिक रूप से युद्ध आक्रमण, आप इसमें तो संदेह है ना भाई, कुछ भी तो हमला किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ को तेज धार से काटा गया, मारा गया, ये इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बात तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब इसका पूर्व
प्रमाणीकरण हमारे पास नहीं है। तो अब देखते कुछ ऐसा कोई हमको दे रहे हैं क्या। ये पहला करें कि ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या, तो कहेंगे कि साहब ये तो गलत हो गया, क्योंकि व्याख्या तो कर ही नहीं रहा है, पहली बात गलत हो गई। फिर करें कि ए आर दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं, करें कि ये भी गलत हो गया। ए सही है, ये भी गलत हो गया। ए गलत है, आर आधुनिक शोधों का विवादास्पद है। मैंने आपको बताया कि भाई कुछ कंकालों को मिलना इस बात को प्रूव तुरंत करता है, ये तो अपने आप गलती हो गई। तो आप कहेंगे इसका सही और सटीक उत्तर आपको हो गया डी, जो इसका सही और सटीक उत्तर है। तो अब सारे संशय आपके दूर हो गए होंगे। अगर इसी प्रकार से अगर सवाल कभी भी आएगा तो आपको इसी व्यू में आपसे बात करनी है। पहले प्रश्न को अच्छे समझना, फिर इसके बाद उसकी व्याख्या करनी है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा कि सिंधु सभ्यता के व्यापारिक तंत्र और सुदूर संपर्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता व्यापक व्यापारिक नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करती है। देख लेते हैं। कह रहा कि यह लाजवर्द, अच्छा पहले देख लेते हैं इसको। कह रहे लाजवर्द यानी लेपिस लुचली के आयात के सुरतगुई अफगानिस्तान में विशिष्ट व्यापारिक चौकियां स्थापित की गई थी। तो पहली बात, अगर आपको हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में चर्चा किया जाए, हड़प्पा सभ्यता के अगर बारे में अगर चर्चा करें कि आपको कोई कहां कहां से इनके व्यापारिक संबंध थे, तो आप कहेंगे कि बहुत ऐसे व्यापारिक संबंध थे। जैसे आप कहेंगे मेसोपोटामिया के साथ था, मेसोपोटामिया के साथ था। उसी प्रकार से आप कहेंगे मिस्र के साथ था, क्योंकि बहुत से ऐसे अवशेष मिले। उसी प्रकार से कहेंगे बहरीन के साथ था। उसी प्रकार से आप कहेंगे ईरान के साथ था। और यहां तक तो आप देखेंगे कि कभी कभी आपसे पूछता है कि जल मार्ग में मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता था, तो फैलका यानी बहरीन द्वीप आप कहेंगे ये जल मार्ग का जो व्यापार था उसमें मध्यस्थ की भूमिका ये निभाता था। इसको याद रखिएगा, कई बार सवाल आपसे पूछा गया। जबकि स्थल मार्ग में अगर आप देखेंगे तो ईरान और अफगानिस्तान को अगर आप देखेंगे तो ये लोग मध्यस्थ की भूमिका में स्थल मार्ग से थे, मध्यस्थ की भूमिका ये निभाते थे। अब उसमें पूछ रहा है कि जो देखिए, अब अनेक प्रकार की वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता के लोग अनेक जगह से मंगाते थे। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि कौन चीज कहां से मंगाते थे। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा जाए कि सोना कहां से मंगाते थे, तो आप कहेंगे सोना जो है कि कर्नाटक का जो कोलार की खान है, उसको स्पेक्ट्रोग्राफी के माध्यम से जब उसका अध्ययन करते हैं तो जो धात्विक संगठन इसका मिलता है वहां से मिलता है। चांदी के रूप में अगर आप देखेंगे तो चांदी आपसे मंगाते थे कहां से, चांदी अगर आप कहेंगे तो ये मंगाते थे ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। अब चूंकि एक लाजवर्दमणि की बात कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, कई बार सवाल आपसे पूछा गया, तो आप कहेंगे जो लाजवर्दमणि इनकी थी। तो थोड़ा सा मैं इसको तांबे भी बता दूं, तांबा कई बार आपसे सवाल पूछा गया है। तो तांबा कहां से मंगाते थे, आप कहेंगे तांबा के दो स्थान थे, एक तो खेतरी राजस्थान का था, दूसरा ओमान था। तो आप कहेंगे कि एक कौन है, आप कहेंगे कि आपको जो खेतड़ी आपका जो कि विश्व प्रसिद्ध आपका है खेतड़ी जो राजस्थान है वहां से मंगाते थे, और दूसरा जो है कि आप कहेंगे कि ओमान से मंगाते थे, ओमान से। अब आपके दिमाग में यह आ रहा हो कि सर ये कैसे पता चल जाएगा। मैंने कहा कि स्पेक्ट्रोग्राफी के माध्यम से जो धात्विक संगठन होता है उनसे बनी हुई वस्तुओं के और किसी खान से निकलने वाले अयस्कों का जब हम अध्ययन करते तो वहां से सूचना हमको मिल जाती है कि इसका मतलब ये चीज कहां से आई है। अगर आपसे पूछे जो खेतड़ी की खान वाली है ना, ये जो आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा या अन्य स्थान जो हैं वहां से जो आपको जो है कि तांबे की चीजें मिली हैं, तो उसमें जो धात्विक संगठन है वो खेतड़ी से आपको मिलता है। लेकिन जो ओमान से मिलता है वो कहीं जो लोथल से BRDO आपको मिला है, जो है कि बर्ड, रैबिट और इसके बाद ऑक्स, ये सब जो मिले आपको हैं। तो आप कहें कि ये आपको जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से अगर आप देखेंगे कि जो आपको मिले हैं उसमें यहां से मिले हैं। लेकिन अगर आप लोथल के जो तांबे की वस्तुओं की चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे वो आपको ओमान से मिली है, यानी लोथल से। तो विद्वानों का ऐसा मानना कि ये दो जगह से इसको मंगाते रहे होंगे। अगली चर्चा आपको लाजवर्दमणि आपसे कर रहे हैं। लाजवर्दमणि को अगर आप देखेंगे तो ये मुख्यतः कहां से मंगाते थे ये लोग, एक कहेंगे कि अफगानिस्तान का बदंशा प्रांत जो था, अफगानिस्तान का जो बदंशा प्रांत था, बदंशा प्रांत आप कहेंगे कि वहां से इसको मंगाते थे। वही बता कर कि व्यापारी चौकियों के रूप में स्थापित किया गया था। तो आप कहेंगे कि पहली बात क्या हो गई, बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई। वो लाजवर्दमणि को लेपिस लुपली वहीं से मंगाते थे आपको। दूसरी बात अगर आपसे करें कि तांबे की आपूर्ति के लिए हड़प्पावार की मुख्य रूप से राजस्थान की खेतड़ी, और देखिए नीचे अपने आप आ गया
नीचे अपने आप ही पूछ ले कि खेतड़ी और मान, जैसे मैंने अब हो सकता कि आपको और डिटेल में जा, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मतलब कि जैसे आपको दिमाग में बात है तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ओमान से जो लोथल से मिलने वाली आपके तांबे की वस्तुएं हैं वो आपको कहां से मिलती हैं? आप कहेंगे इसकी जो वस्तुएं आपको मिलती हैं वो आपको मिलती है ओमान की खान वाली से। तो इसका मतलब कि दूसरी बात में व्याख्या देखिए करने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब किसी भी प्रश्न की व्याख्या आप करेंगे तो नीचे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शीशा आप कहेंगे राजस्थान से, लकड़ी और इस प्रकार की चीजें वहां से, चर्ट जो पत्थर है जिससे सर्वाधिक जो है कि आपके जो वाट बने हुए थे उसको आप कहेंगे बलूचिस्तान, और इसके बाद जो सिलखड़ी पत्थर था वो आप कहेंगे बगल में गुजरात से। तो ऐसे आपको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा वस्तुओं का कि कौन चीज कहां से मंगवाते थे, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। तो इसका मतलब कि दोनों बात आपको इसमें सही होगी। तो आप कहेंगे कि आज के प्रश्न के इस प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया, वो कहेंगे कि आपको 1 और 2 दोनों बात इसमें सही है। कथन सही पूछ रहा हमको, इसको भी हमको अंडरलाइन करनी चले, पता चला कि कहीं ऐसा ना हो कि पूछे गलत हम लोग सही सही पे चल रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको बारीकी से समझना होगा, पहले अंडरलाइन कर लिया करें हम लोग। पता चला कि हम उधर सब बता रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते भूल जाए कि सही पूछा कि गलत पूछा, तो याद रखिएगा कि इसको पहली बात आपको 1 और 2 दोनों सही है। इधर अगले प्रश्न में चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न हमसे क्या करा। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक वितरण के संदर्भ में यम और मुगल शोधों का प्राथमिक निष्कर्ष क्या है? अब आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि भाई कि यम और मुगल ने इसमें शोध में, अच्छा थोड़ा सा देख लें कि इसका मतलब है कि ये जो चर्चा हमको कर रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित की चर्चा आपको कर रहे हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में चर्चा करें और समझने की कोशिश करें तो उसको मैंने कहा कि उत्तरवर्ती हड़प्पा काल में अगर आप देखेंगे तो उसमें 5 चरणों में आप हम जो कि परवर्ती हड़प्पा के रूप में या उत्तरवर्ती हड़प्पा के रूप में करके 5 की चर्चा हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहली आपको सिंध क्षेत्र से मिले हुए साध आपको मिलते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये जो आपका हाकरा और गग्गर क्षेत्र, जो उसको पश्चिमी जो है कि आप घगरा हक्कर, और इसके बाद आप कहेंगे जो पाकिस्तान का पंजाब यानी पश्चिमी पाकिस्तान, ये दूसरी बेल्ट आपको मिलती है। तो आप कहेंगे कि घग्गर और हाकरा का जो क्षेत्र है, हाकरा का, और इसी को आप कहेंगे इसी में पश्चिमी जो है कि पंजाब की बात कर लेते हैं। और इसके बाद तीसरा अगर चर्चा हम करेंगे जिसको आप पूर्वी, जो भारत का पंजाब वाला बेल्ट है और हरियाणा, उसको कर लीजिए तो कहेंगे पूर्वी पंजाब, और इसके बाद हरियाणा का जो बेल्ट है जहां से हमको साक्ष्य आपको मिलेंगे, मतलब है कि उत्तरवर्ती हड़प्पा का। चौथा आप कह सकते हैं कि जो गंगा और यमुना का जो दोआबी भाग है, यमुना का दोआब क्षेत्र अगर आप कहेंगे। और चौथी अगर आप देखेंगे तो वो आपका जो सौराष्ट्र वाली बेल्ट है गुजरात में, यानी कच्छ और सौराष्ट्र का बेल्ट। ये 5 आपको याद रखिएगा कि ये 5 क्लासिफिकेशन इसका किया जाता है। अब इसमें जब आर मुगल ने इसका शोध किया तो उन्होंने पाया कि जो ये आपकी जो सबसे हड़प्पा का सबसे कोर एरिया थी, वहां अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में जो मेच्योर हड़प्पा थी, उस मेच्योर हड़प्पा के अग्नि आप परिपक्व हड़प्पा की बात करेंगे, परिपक्व हड़प्पा की अगर बात आप करेंगे तो यहां पर 174 स्थल खंडों की खोज हुई थी। जब सभ्यता का पतन हुआ तो आप कहेंगे कि यहां पर बचे कितने कुल, आप कहेंगे 50 बच गए, यानी सारे नगर नष्ट हो गए। इसका मतलब कि ये एरिया जो है कि बड़ी, आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के परिप्रेक्ष्य में बड़ी तेजी से नगरों का यहां पर पतन होगा और व्यापक पैमाने पर पतन होगा। वहीं जो इन दोनों बेल्ट में अगर आप देखेंगे, लेकिन पूर्वी पंजाब और हरियाणा के बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप इनकी हम चर्चा करें तो आप कहें कि इस बेल्ट में भी हड़प्पा सभ्यता के पतन लेकिन उतनी तेजी से नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जैसे जैसे उत्तरी पश्चिमी से दक्षिण पूर्व की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि सभ्यता के पतन में धीरे धीरे यानी स्प्रेड हो रही है। वहां से निकलने वाली जो सभ्यता थी, इसका मतलब है कि जब आगे की तरफ बढ़ रही है तो इन क्षेत्रों में उसका प्रभाव कुछ ज्यादा दिख रहा है। इसके बाद अगर हम लोग देखें जो आपके गंगा और जो आपका यमुना का दोआब क्षेत्र है, वो मेच्योर हड़प्पा में अगर आप देखेंगे तो यहां से कुल 31 साक्ष्य हमको इसमें मिलते हैं, 31 साक्ष्य हमको मिलते हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे जो ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ उसमें नगरों में वृद्धि देखने को मिलती है। नगर का मतलब वो मेच्योर हड़प्पा वाले नहीं, मतलब जो उनकी ग्रामीण संस्कृति थी उसमें इजाफा देखने को। अब सोचिए कि
बढ़ जाते हैं यहां से, यहां के बढ़ने के साक्ष्य हमको मिलते हैं। यहां से आप कहेंगे कुल 130 संख्या हो गई जो विकसित ग्रामीण संस्कृतियां थी। नगरकरण के रूप में तो नहीं हुआ, लेकिन उनके स्तर में परिवर्तन आया। उसी प्रकार से अगर इस वाली बेल्ट में देखेंगे तो यहां कुल 18 नगर पहले थे, लेकिन बाद में बढ़कर के इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? आप कहेंगे इनकी संख्या 120 हो गई। तो इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता को अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो परिवर्तन के साक्ष्य हमको दिखाई दे रहे हैं वो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत या जो पाकिस्तान के जहां पर उसकी कोर एरिया थे, उस कोर एरिया से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जब उसका पतन होगा तो इसका मतलब है कि वो तो नगरों का पतन होगा, लेकिन यहां पर थोड़ी ग्रामीण संस्कृतियों के क्षेत्र में विकास देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि अब देखिए हमको कर क्या रहे, तो वही आर्य मुगल के कथन के बारे में, इसी शोध के बारे में, तो उन्होंने बताया कि ये जो घाघरा और मतलब कि घग्गर और हक्कर वाला, जो हकरा और घग्गर वाला क्षेत्र है, उसमें उन्होंने बताया कि उसमें सर्वाधिक वस्तुओं का जमाव निरंतरता पाई गई थी। अब इसका मतलब है कि इसमें आपसे कह रहे हैं कि जो सूखे के कारण जो है कि नगरों का पतन तो हुआ, लेकिन उन संस्कृतियों का क्या हुआ कि विस्तार, और सर्वाधिक जो आप देखेंगे कि जो स्थल खंड है आपको इसी क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यही बात इनसे हमसे पूछ रहे हैं कि क्या निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष आपका क्या होगा? यही करें कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य केंद्र केवल सिंधु, कहेंगे सिंधु नहीं है। आप कहें कि इसमें क्या है कि सिंधु से लेकर के जो सर्वाधिक, अगर आप देखेंगे सर्वाधिक जो स्थल आपको देखेंगे, स्थल किसमें है? तो आप कहें कि आपको घग्गर और हकरा के क्षेत्र में। मैंने कि आपको कल व्याख्या करते हुए बताया था कि कभी कभी इनको हम लोग जो है कि आप देखते हैं कि सरस्वती, घाघरा, घग्गर और हक्कर या सरस्वती संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो संख्या है वो इसी भी मिली है आपको। अब देख रहे हैं कि वहां पर ऊंचे ऊपर जो है इंडिकेट भी कर रही है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि इसमें जमाव की निरंतरता, यानी प्राक हड़प्पा, मेचोर हड़प्पा और इसके बाद लेट हड़प्पा के साथ हमको मिलते हैं, लेकिन वो वहां पर दिखाए। तो निष्कर्ष पर यह पहुंचा। फिर देखिए क्या करें, हड़प्पा के सभी नगर केवल गंगा जमुना के उपजाऊ क्षेत्र में विकसित हुए। कहेंगे साहब ये तो बिल्कुल गलत है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने आपको लिख दिया कि यहां जो गंगा जमुना के सिर्फ 31 है, तो ये बात गलत हो गई और ये बात गलत हो गई। सिंधु के लोग जल प्रबंधन और नदियों के मार्ग में परिवर्तन पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। कहेंगे अनभिज्ञ नहीं थे भाई, हमको तो बांध के साक्ष्य हमको मिलते, सारी चीजें हमको मिलती है। तो आप कहेंगे ये भी बात गलत हो गई। इसका मतलब है कि आपको आज के इस प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया, उसका बी हो गया। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न से क्या कह रहा है कि उत्तरवर्ती हड़प्पा काल में कलात्मक मृद मूर्तियों और जटिल प्रतीकों की उपलब्धता में भारी गिरावट आई। अब देखिए पीछे हम व्याख्या कर चुके हैं ना, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपका प्रश्न किसी प्रकार के, अब इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि उत्तरवर्ती हड़प्पा में कलात्मक और मृद मूर्तियों की जटिलता के प्रतीकों में उपलब्धता में भारी गिरावट आई। आप बिल्कुल, क्योंकि अनेक प्रकार के, अब क्या हुआ, आप कहें कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो आप कह सकते हैं कि जो उत्तरवर्ती हड़प्पा थी, उस उत्तरवर्ती हड़प्पा में मैंने आपको बताया कि उत्तरवर्ती हड़प्पा की अगर बात आज से करूं तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो बात हमको समझ में आ रही है उत्तरवर्ती हड़प्पा के परिप्रेक्ष्य में, तो आप कहें कि ये हमको दिखाई दे रहा है कि इस काल में जो मृदभांड थे, अगर हम लोग मृदभांडों की बात करें तो आप कह सकते हैं कि मृदभांडों में जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर अब उपयोगिता को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो अभी विभिन्न प्रकार के पशुओं के चित्र बनते थे, विभिन्न प्रकार की ऐसी आकृतियां मिलती थी जो उनके कला के दृष्टिकोण को रेखांकित करती थी, अब उसमें ज्यामितीय चित्र बनने लगे। इसके बाद कुछ जो है कि आप देखेंगे कि पत्तियां बनने लगी। इसका मतलब है कि इस काल में आकर के उसमें आप कहेंगे भारी गिरावट के साक्ष्य हमको दिख रहे थे, नगरीकरण का भी पतन हुआ, आप कहेंगे इसमें भारी गिरावट के साक्ष्य हमको दिखाई देते हैं। तो पहली बात, कथन तो बिल्कुल हमको सही लग रहा है, तो कथन सही हो गया, भारी गिरावट आई, नगरीकरण का भी पतन हुआ, और उसके बाद जो उसमें कलात्मक जो दृष्टिकोण था उसकी भी कमी हमको देखने को मिल रही है। फिर कह रहे हैं कि कारण के रूप में हड़प्पा सभ्यता के नगरीय केंद्रों के पतन के साथ वैचारिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा कि देखिए सभ्यता ने क्या किया, सभ्यता के पतन का मतलब, जब कल हम लोग डिग्गी चक्रवर्ती का कथन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा कि सभ्यता के पतन का मतलब सभ्यता का नष्ट होना नहीं था, बल्कि सभ्यता अपने नगरीय स्वरूप को खो दिया और ग्रामीण संस्कृति में अपरिवर्तित हो गई। इसका मतलब यह है कि जो इसका नगरीय स्वरूप था, नगरीय स्वरूप यह स्वरूप आप कहेंगे टूटकर बिखरने लगा, और उसमें जो है कि नगर का जो उत्कृष्ट अवस्था थी आप कहेंगे कि आगे बदल कर किस में चला गया,
आप कहें कि नगरीय स्वरूप को खो करके इसने क्या कर लिया, आप कहें ग्रामीण में परिवर्तित हो गई, ग्रामीण में परिवर्तित हो गई। तो इसका मतलब कि अपने स्वरूप को उसने खो दिया। अब इसका मतलब है कि जो इसमें नगरीकरण का जो स्वरूप था, जो उनका, अब देखिए ऐसा इसका मतलब कतई नहीं है कि पूरा एकदम नष्ट ही हो गया। जैसे आप दैमाबाद का बेल्ट ले लीजिए, इसके बाद जो है कि द्वारका वेटी द्वीप वाला क्षेत्र ले लीजिए, तो कुछ ऐसे क्षेत्र आपको हैं जहां पर नगरीकरण के कुछ साक्ष्य हमको उत्तरवर्ती हड़प्पा में भी देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब ये यहां के लोगों ने नगरों को छोड़ा, त्यागा, तो नगरों को छोड़ने और त्यागने के बाद जब ये लोग क्षेत्रों में गए, तो इसका मतलब है कि वैचारिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पे अगर आप देखेंगे स्तर पे, तो इनका विस्तार किया गया, तो वैचारिक स्तर पे इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विचारधारा के स्तर पर उसका विकेंद्रीकरण हुआ, इसका मतलब इनकी विचारधारा ग्रामीण क्षेत्रों तक फैली। बिल्कुल सही बात है। तो दूसरी बात क्या हो गई, अब कहीं दूसरी बात भी सही है। अब सवाल हमारा खड़ा यह होता है कि इसमें अब पूछ रहा है कि मतलब कि ए आर दोनों सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं है, ए सही है आर गलत है, ए गलत आर सही। तो पहली बात तो दोनों सही हमको मिल गया। अब इसका मतलब उत्तर इसमें से एक और दो दोनों इसमें सही होगा। अब नीचे वाला पढ़िए, कह रहे हैं कि उसमें हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण केंद्रों में पतन के वैचारिक तथा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हुआ, क्योंकि उत्तरवर्ती हड़प्पा कलात्मक निर्मितियों की जटिलता, प्रतिकृति, उपद्रव में भारी गिरावट आई थी। तो आप कहेंगे सही बात है, भारी गिरावट आई, लेकिन उनके विचारों का क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, ग्रामीण क्षेत्रीय संस्कृतियों की तरफ गया। तो आप कहेंगे कि ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या है। तो आज के इस प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया, वो मिल गया आपका ए। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न हमसे क्या कर रहा है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि के लेखन और प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर लेते हैं विचार। कह रहे हैं कि लिपि के नमूने केवल प्रशासनिक मोहरों तक सीमित, अच्छा किसके बारे में, सिंधु के बारे में। अच्छा, कह रहे हैं कि लिपि के नमूने केवल प्रशासनिक मोहरों तथा सीमित न रह करके बर्तन, तांबे के औजार और गहनों पर प्राप्त हुए। अब भाई बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि की, वैसे कल हम लोग चर्चा थोड़ा कर चुके थे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात अगर मैं आपसे करूं, तो आप कहें कि ये लिपि आपको केवल मोहरों से नहीं मिलती है, आभूषण पर मिलती है, मृदभांड पर मिलती है, और इसके बाद आप कहेंगे कि उसमें हम लोगों को अभिलेख भी मिले। कई बार आप लोगों से चर्चा की जाती है कि वो जो धौलावीरा का 10 अक्षरों वाला जो आपका जो एक लेख मिला है, उसके बारे में सर्वाधिक लंबा लेख अगर आप देखेंगे तो 26 अक्षरों वाला। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि इसमें जो सूचना हमको मिली कि आप कहेंगे कि ये बिल्कुल बात सही है कि ये बर्तन से लेकर के, बर्तन पर अनेक चिन्ह बने हुए हैं। इसके बाद आप कहेंगे कि मुद्राओं पर तो उसको मिला ही है, मुद्राओं पर भी इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। उसके साथ आप कहेंगे कि आभूषणों पर भी मिलेंगे, आभूषण पर भी, और इसके बाद आप कह सकते हैं कि उस पर अभिलेख के रूप में भी आपको मिले, अभिलेख के रूप में भी मिले। तो इसका मतलब है कि जो पहली बात आपसे चर्चा कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सटीक है। यानी सिर्फ करें कि लिपि के नमूने केवल प्रशासनिक मोहरों तक सीमित न कर करके सभी, तो आप कहेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो सभी पर है। पहली बात तो सही हो गई। दूसरी बात करें कि सिंधु लिपि में प्रयुक्त चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच में, जो इसे एक चित्रात्मक लिपि, मैं कल चर्चा आपसे किया था, मैंने कहा कि अगर इस लिपि की हम लोग चर्चा करें तो लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि कैसी थी, आप कहेंगे भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक यानी इसका मतलब जो चित्र है वो किसी न किसी बात को, किसी न किसी उसको इंडिकेट करते हैं, उसी को भाव चित्रात्मक। कल आपने वस्त्रोफिदान लिपि आपने देखा था, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चल रही थी। अब सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि जो हमको एक ये चीज आपको दिखाई देती है, कह रहे हैं कि 375 से 400 के बीच में, ये सही है कि नहीं है। अमूमन इतिहासकारों को अगर चर्चा आप करेंगे तो जो लिपि की संख्या, जो चिन्हों की संख्या की चर्चा करेंगे, चिन्हों की, तो अब देखिए अलग अलग हिस्टोरियन की अपनी अलग अलग, अभी जैसे मान लीजिए कुपिंदर सिंह पढ़ेंगे तो वो कह देंगे कि नहीं साहब इसमें 400 से लेकर के और 450 एक औसत की बात वो कर रहे हैं। जैसे अहमद दानी की बात आप कहेंगे तो कहेंगे 537 इस पर चित्र बने हुए थे, जो टोटल अक्षर हमको मिले हैं। उसी प्रकार से अगर आप फेयर सर्विस की बात करेंगे तो 425 अक्षरों की बात करेंगे।
उसी प्रकार से हंटर की बात करेंगे 250 अक्षरों की बात करेंगे। यस आर राव कहते कि सिर्फ 52 अक्षर थे। तो एक औसत रूप में अगर देखा जाए तो इसका मतलब, अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको फिर काट करके आप लोग बना लीजिएगा, एक औसत की बात करना कि लगभग इतना है। तो जो सबसे मानक जो विचार है वो माना जाता है कि 375 से लेकर के 400 के बीच में हड़प्पा लिपि के जो अक्षर हैं उसकी वार्ता हमको मिलती है। तो इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि दूसरी बात भी इसमें सही है कि प्रयुक्त चिन्हों की संख्या अगर आप देखेंगे तो आपको मिलती है। तो कहेंगे कि आप जो मानक जो एक प्रकार का है तो मानक के रूप में आप कहेंगे इसको स्वीकार किया जाता है कि 375 से, या कभी आपको ऐसे भी सवाल कहेंगे कि 250 से लेकर के 400, तो इसका मतलब ये गलत नहीं हो गया, ये भी सही है कि 250 से लेकर के और 400 अक्षरों के चिन्ह की चर्चा उन्होंने मैक्सिमम की चर्चा उन्होंने 375 से 400 कर दिया। तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि इसमें दोनों बात इसमें आपको सही दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा कि जैसे अहमद दानी से लेकर के फेयर सर्विस से लेकर के सबकी बात मैंने आपको कर दिया और आपको बता दिया। एक मानक के रूप में अगर आप कहेंगे तो ये बात इसको प्रूव करती है। तो कहें कि कौन कथन सही है, तो सही करें तो इसका मतलब है कि 1 और 2 दोनों इसका सही है। आइए आज के 24वें प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या करा। करें कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में कौन सा तथ्य पुरातात्विक रूप से सही है। क्या पूछ रहे हैं, पुरातात्विक रूप से सही किसके परिप्रेक्ष्य में, नगर नियोजन के संदर्भ में हमसे बात कर रहे हैं। देख लेते हैं नगर नियोजन की। अगर हड़प्पा सभ्यता की अगर नगर नियोजन की बात करें, पहली बात आप देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अगर हम लोग नगर नियोजन की बात करें, नगर नियोजन की, तो आप जानते हैं कि बहुत एक प्रकार से उत्कृष्ट अवस्था की बात करते हैं। सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी और नगर विभाजित हो जाता था चिशबोर्ड के आधार पर। और इसके बाद देखते हैं कि उनके घरों के मकान के जो मुख्य दरवाजे थे उनकी भी बड़ी विशेषता, खिड़कियों की बड़ी विशेषता। मुख्यतः नगर 2 भागों में बंट जाते थे। एक तो दुर्ग क्षेत्र था, आप कहेंगे कि पहली भाग इसमें आप कहेंगे जो दुर्ग क्षेत्र है, दुर्ग क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो कहां पर है, आप कहेंगे पश्चिमी भाग में आपको दिखाई दे रहा है, आपको पश्चिमी भाग में। इसके बाद शहर क्षेत्र अगर आप कहेंगे तो शहर क्षेत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है, आप कहेंगे कि शहर जो क्षेत्र आपका है वो आप कहेंगे पूर्वी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है, पूर्वी क्षेत्र का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कई ऐसे दुर्ग हैं जिसमें आप देखेंगे कि उनका जो है कि नगर अलग अलग सुरक्षा प्राची से गिरा अधिकांशतः। जैसे आपको कालीबंगा अगर बात कहें तो कालीबंगा के जो दुर्ग और नगर हैं अलग अलग सुरक्षा प्राची से गिरे हैं। चौहंदड़ों की कोई दुर्गीकरण के साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। सवाल पूछे गए उनको भी लिख लीजिए। आप कहेंगे कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा अगर आप देखेंगे तो यहां से जो दुर्ग और नगर है, दुर्ग एवं नगर अगर आप कहेंगे, नगर कहेंगे कि ये अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से, अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। और आप कहेंगे चौहंदड़ों के बारे में, चौहंदड़ों से अगर आप देखेंगे उसके दुर्गीकरण का साक्षी ही नहीं है। दुर्गीकरण का अभाव अगर आप देखेंगे तो वहां पर दिखाई देता है। अधिकांश आप कहेंगे कि मतलब कि उनके आप एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे होते हैं। तो देख लेते हैं कि अब इसमें कोई ऐसी चीज हमको कहीं से मिल रही, क्या हमसे कर रहे हैं। पहली बात करें कि अधिकांश नगरों में सड़कें जाल बेतरतीब, यानी बेतरतीब मतलब क्या है, मतलब अव्यवस्थित जिसको आप बोलते हैं। तो कहेंगे कि पहली बात तो ये बात गलत होगी, अव्यवस्थित नहीं था, एक व्यवस्थित तरीके से नगर को बसाने पर चाहत किए लगभग समकोण पर काट रही है। तो कह रहे हैं कि इसमें दूसरे किसी को कोई भी समकोण पर काटती थी, वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो बेतरतीब नहीं थी। कहेंगे कि अव्यवस्थित तरीके से दिखाई देता, तो इसका मतलब है कि आपको ये बात हो गई हमारी गलत। ठीक है कि नगरों का स्पष्ट विभाजन दुर्ग यानी सिटाडेल और निचले नगर के रूप में, जहां दुर्ग ऊंचे चबूतरे पर, हाँ ये भी याद रखिएगा, ये अमूमन आपके जो दुर्ग होते थे जहां राजा निवास करता था, शासक वर्ग था, एडमिनिस्ट्रेशन निवास करता था, उस समांतर आप कहें कि ये ऊंचाई पर होते थे, ये ऊंचाई वाले भाग पर होते थे। और जो सामान्य नगर क्षेत्र जहां जो पूर्वी क्षेत्र में था, आप कहेंगे इसको निचले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो आपको बुरी व्याख्या करते हुआ मिल गया कि कह रहा कि नगर स्पष्ट विभाजन दुर्ग में सिटाडेल, निचले में आप कहेंगे दुर्ग चबूतरे पर स्थित था। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या हो गई, तीसरी बात जरा देख लेते हैं कि इसमें और क्या करें। कहें कि इसमें घरों की गंदी नालियां सीधे पीने के पानी के कुएं से जाकर के गिरती थी। कहेंगे नहीं, हाँ एक कमी कुछ जगह जरूर आप देखेंगे कि मतलब ये नालियां कुएं के बगल से गुजारी गई हैं,
जबकि आप जानते हैं कि जब नाली से पानी आप गुजारेंगे तो उसका गंदा पानी रिस्क उसमें जाएगा, लेकिन नाली उसमें गिरती नहीं थी। तो कहेंगे ये बात बिल्कुल गलत दिखाई दे रही है हमको। नगरों की रक्षा दीवारें केवल बाहरी आक्रमण सुरक्षा के लिए, बाढ़ से कहेंगे जब उसकी सुरक्षा प्राचीन होगी तो अगर बाढ़ भी आगे तभी तो रुकेगी वो। तो कहेंगे ये भी बात गलत हो गई। इसका मतलब है कि आपको इस प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर आपको मिला वो बी मिल गया। तो इसका सही और सटीक उत्तर हो गया बी। आइए आगे चलते हैं। 25वें प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। देखते हैं क्या करा कि लोथल को सिंधु सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री द्वार या व्यापारिक केंद्र के रूप में माना जाता है। अभी कल लोगों ने चर्चा किया था लोथल के बारे में। मैंने आपको लोथल के बारे में आप देखेंगे कि ये भोगवा और साबरमती के संगम पर स्थित है। भोगवा प्लस साबरमती नदी जो है कि उसी पर स्थित है। और इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये हड़प्पा सभ्यता का, इसको लघु मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी कहते हैं। एस आर राव ने खोज किया था 55 में। कल हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। और इसके बाद अगर देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो कह रहा कि समुद्री द्वार, तो आप कहेंगे कि यहां से एक गोदीवाड़ा मिला है। चूंकि समुद्री द्वार है तो गोदीवाड़ा की बात कर लेते हैं। यहां से एक गोदीवाड़ा जिसको आप बंदरगाह कहते हैं, उसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके सवाल, इसको पहला एग्जैक्ट देख लेते हैं। सवाल पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि ये गोदीवाड़ा हड़प्पा जो आपको लोथल का स्थल खंड है वो किस क्षेत्र पे थे दुर्ग में। तो आप कहेंगे पूर्वी क्षेत्र में है, कहीं पश्चिमी मत कर दीजिएगा। तो आप कहेंगे गोदीवाड़ा, आप कहेंगे कि उसके दुर्ग के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। पूर्वी क्षेत्र में अगर आप कहेंगे तो ये स्थित है। पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना, जैसे अमूमन पश्चिम पश्चिम चलता था, दिमाग में पश्चिम चल जाएगा आपको, तो पूर्वी क्षेत्र में। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इसकी जो दीवारें बनाई गई हैं वो कहेंगे पूर्वी जो दीवार आपकी है, मैं चारों की चर्चा कर दे रहा हूं। जो पूर्वी दीवार आपकी है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ये सब की चर्चा मैं आपसे कर दे रहा हूं। इसमें कहेंगे कि ये जो आपकी पश्चिमी, जो पूर्वी दीवार आपकी है वो माना गया है कि जो 200 जो है कि आप कहेंगे कि 12 मीटर के आसपास लंबी इसकी एक चार दीवारी इसकी है। इसके बाद इसको देखेंगे कि 215 के आसपास, इसको कहेंगे कि 35 के आसपास, इसको कहेंगे 37 के आसपास। इसमें जो पानी लेकर के आते थे आप कहेंगे उसको दक्षिणी हिस्से से एक नाला जो है कि 12 मीटर का था। जैसे अमूमन तो ज्वार भाटा के द्वारा चला आता था, लेकिन पानी की गिर कभी कभी महसूस हो गई। इसी को देख करके आप देखें कुछ विद्वान कहते थे कि सिंचाई के लिए की गई, लेकिन उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, हिस्टोरियन उनकी बात को मानते नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहां से आप देखेंगे कि यहां से व्यापार का, अगर आप देखेंगे व्यापार का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें लोथल के अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री द्वार था, व्यापारिक केंद्र के रूप में था। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, ये बात हमको मिल गई कि हाँ बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं कि इसका इस प्रकार के साक्ष्य हमको मिलते हैं। दूसरी बात, यहां से प्राप्त ईंट का विशाल ढांचा गोदीवाड़ा ज्वार भाटा उन्नत इंजीनियरिंग की तकनीक, मैंने आपको बताया कि अब सोचिए कि उस जहाज को आने के लिए, प्रवेश करने के लिए अब सोचिए कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो कहेंगे कि इंजीनियरिंग का एकदम जो है कि आप कहेंगे इसका उसी से उदाहरण है। कह रहा है कि इसमें अब क्या सही है, ए आर दोनों सही है। तो कहेंगे कि सही बात है कि समुद्री द्वार के रूप में, व्यापारिक केंद्र के रूप में था उसके ढांचा। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है कि ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी ये आपको कर रहा है। तो आज के इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया ए। जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा कि सिंधु सभ्यता के जीवन निर्वाह पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी हड़प्पा सभ्यता इस प्रकार की थी कि लोग वहां से अपने लिए इतना चीजों को उत्पादन कर लेते थे कि किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो। तो आप कहेंगे कि सिंधु सभ्यता राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो उन्नत कृषि के तकनीक को दर्शाता। मैंने आपको कल भी इसके बारे में चर्चा किया था, आज भी कर लेते हैं इसके बारे में। पहली बात यह कि कालीबंगा अगर आप देखेंगे, कालीबंगा से अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि जुते हुए खेत का साक्ष्य है। जुते हुए खेत का साक्ष्य आपको यहां से मिलता है। और मैंने कल आपको चर्चा किया था, खेत के साक्ष्य हमको मिलते हैं। और इसमें मैंने कहा कि इसकी जो लकीर है 190x30 सेंटीमीटर की आपको मिली। और मैंने आपको बताया कि यहां के जो दो फसलों को एक साथ, दो फसलों को अगर आप देखेंगे तो एक साथ
उगाने के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं, यानी 2 फसलें एक साथ आप लेके चल रहे हैं, तो ये भी बात हमको देखने को मिलती है। और अनेक प्रकार के फसलों की सूचना हमको यहां से मिल रही है। तो करें कि जुते हुए खेत के साक्ष्य और उन्नत कृषि तकनीक को दर्शाते हैं। कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर इसके अवशेष हमको मिलते हैं। और जो फसल विविधीकरण आपको इस काल में दिखाई देता है, जैसे आपने कपास कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कपास के उत्पादन के पहले वाले सिंडन के नाम से यूनानी इनको पुकारते थे इसी परिप्रेक्ष्य में, तो आप कहेंगे पहली बात सही है। दूसरी बात कि कपास खेती के विश्व प्राचीनतम साक्ष्य इसी भौगोलिक क्षेत्र में आ भी गया। देखिए फिर से आ गया ये। तो आप कहेंगे कि इसमें अगर आप देखेंगे तो कल आप लोगों ने देखा था कि मेहरगढ़ से 5000 ईसा पूर्व का एक हमको जले हुए कपास के बीच के मेहरगढ़ से आपने देखा था, मेहरगढ़ से आपने देखा था। आप कह सकते कि हड़प्पा से कृषि करने का, कपास की कृषि करने का साक्ष्य हमको मिलता है, साक्ष्य हमको मिलता। कभी कभी आपको चावल को भी पूछ लेता है। तो जो विविधीकरण की चर्चा अगर कहेंगे तो उसमें आप कहेंगे कि जूते हुए फिसल कब एक साथ 2 फसलों, और उसमें आप देखेंगे चावल, गेहूं, जौ, चावल, गेहूं, जौ, तिल, सरसों, सबका आपको उत्पादन मिल रहा है यहाँ पे। चावल के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको रंगपुर से लेकर के, धौलावीरा से लेकर, कालीबंगा से लेकर के, हड़प्पा से लेकर के कई जगह से आपको उसके अवशेष हमको मिलना शुरू हो गए। फिर करें कि कपास भौगोलिक क्षेत्र में प्रथम, मैंने कहा कि इसी आधार पर आप देखेंगे यूनानियों ने कहा था, यूनानियों ने अगर आप देखेंगे सिंडन के नाम से, इनके सिंडन के नाम से इनको पुकारा था। तो आप कहेंगे पहली बार हमको, और कल हम लोग देख चुके हैं कि कई स्थानों की चर्चा मैंने आपसे किया और बताया कि वहां से सूती कपड़े के साक्ष्य आपको मिले। जैसे आपको मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो से एक चांदी की डिबिया मिली जिसमें लाल रंग का कपड़ा बना हुआ है। उसी प्रकार से अगर मैं आगे चर्चा करूं तो आपको मैंने बताया था कि लोथल से मुद्रा पर, कालीबंगा से एक चाकू पर, आलमगीरपुर से मैंने कहा कि एक जो कि मृदभांड के नाथ पर चिन्ह उसके। तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि दूसरी बात भी सही इसमें हो गई। तो क्या सही है, क्या पूछ रहा हमसे, सही पूछ रहा है। तो आप कहेंगे इसमें 1 और 2 दोनों बात सही है, 26 का बात सही हो गई। एक जरा आगे चलते और देखते हैं कि इसमें अगली पॉइंट का, सिंधु सभ्यता के राजनीतिक और सामाजिक संगठन में पुरोहित राजा यानी प्रीस्ट किंग की अवधारणा का क्या मतलब, आधार क्या है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था इसके बारे में। किसके बारे में, यानी कहा कि पुरोहित राजा के बारे में। तो आप कहेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो से अगर आप देखेंगे तो कल हम लोगों ने देखा था कि कमंद मूर्ति के रूप में मैं चर्चा आपसे किया था। और कमंद मूर्ति के रूप में अगर आप देखेंगे तो कमंद मूर्ति के रूप में मैंने आपको चर्चा किया था और आपसे कहा था कि एक टूटी हुई मूर्ति है जो कमर के नीचे का हिस्सा टूटा हुआ है, और वहां से सूचना हमको मिलती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो इसमें इसे पुरोहित राजा या इसी को योगी की मूर्ति आप कहते हैं, योगी की। और मैंने कहा कि उसके बाएं कंधे पर एक साल है, बाएं कंधे पर एक क्या किया है, बाएं कंधे पर अगर आप देखेंगे कंधे पर एक साल के साक्ष्य को मिलते हैं, साल के ओढ़ा हुआ है। और मैंने कहा कि त्रिपतिया आकृति, जैसे आप देखते हैं ना कि महिलाएं जो साल ओढ़ती हैं तो कुछ इस प्रकार की अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति उस पर मिलती है। तो इसी प्रकार का अपने कंधे पर एक साल रखा हुआ है और उसकी साक्ष्य हमको वहां से मिलते हैं। और उसको अगर देखेंगे तो दाढ़ी रखा हुआ मानव है, माथा उसका ढलुआ है। एक उसने, मैंने कहा कि एक उसने पट्टी टाइप उस पर लगा हुआ है उसके ललाट पर, उस पर आप देखेंगे ना कि गोल आकृति का अगर आप देखेंगे तो एक वहां पर जो है कि उसके चिन्ह उसके ललाट पर है, जैसे प्रतीकात्मक चिन्ह, जैसे राजा मुकुट पहनते थे वैसे ही इसमें। तो इसी को देख करके विद्वानों ने कहा कि ये जो कि पुरोहित राजा के रूप में आपको संज्ञा। मैंने कहा कि लेकिन आप याद रखेंगे कि ये इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सिर्फ यहीं से एक साक्ष्य मिला है। मैंने कहा कि इसी प्रकार की एक मिलती जुलती मूर्ति आपको धौलावीरा से भी मिली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बस आप एक पढ़ लिए हो तो आपको लग रहा है कि नहीं यही से मिली हुई है, लेकिन और बहुत उसको साक्ष्य हमको मिलते नहीं, एक का दो का साक्ष्य हमको मिल रहे हैं। तो विद्वानों ने यह माना कि इसका मतलब है कि ये जो ललाट पर उसके चिन्ह बना हुआ है वो चिन्ह इस बात को इंडिकेट करता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का राज्य के चिन्ह था वो। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कैसे प्रूव करेंगे आप?
भाई एक दो कोई चीज मिल जाना तो वो बात प्रूव तो करता नहीं है। प्रूव तो तब करेगा जब कई जगह से आपको मिलेंगे। और वैसे भी देखते कि मातृ देवी की मूर्तियों की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि जहां हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बरावली से उसकी मिलती है, वहीं आप देखते हैं कि ये जो राखीगढ़ी से लेकर के लोथल और कोटता वाली जो बेल्ट है या कालीबंगा की जो बेल्ट है, वहां से कोई सूचना हमको नहीं मिलती है। तो इसका मतलब है कि वहां पर देवताओं की जो पूजा की जो सिस्टम है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है कि ये बात तो कुछ विद्वान इसको, इस बात को, जैसे स्टुअर्ट पिगट की बात को व्हीलर ने बाद में बड़ा सपोर्ट किया। और हम लोगों ने देखा कि मतलब कल मैंने आपको बताया कि उसमें जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, उनकी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से चर्चा किया। जिम सेफर के विचार को आगे आर्य शर्मा साहब भी आगे बढ़ाते हैं व्यापारिक शासन के रूप में। तो उसी बात की आपको चर्चा वो कर रहा है। तो अब देखिए कि इससे मिलता जुलता कहीं हमको मिल रहा है क्या? पुरोहित राजा की अवधारणा करें कि दुर्ग क्षेत्र में मिश्रा सार्वजनिक मंदिर, कहेंगे कि यही तो दुर्भाग्य है कि ऐसा कुछ हमको मिला नहीं है। अभी हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। दूसरी बात कहें कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक दाढ़ी वाले पुरुष के पत्थर की विशिष्ट मूर्ति, जिसका वेशाभूषण शासकों जैसा, जैसे मैंने कहा आपको जो उसने पट्टी पहना हुआ है, और उस काल में अगर आप देखेंगे तो अच्छी प्रकार की साल रखा हुआ है, उसकी चेहरे की बनावट जो है कि जो दिखाई देती, तो आप कहेंगे ये बात इसको आपको समझ में यहां पर आ गई, बिल्कुल यही बात वो कह रहे हैं हमसे। तो आप कहेंगे इसका सही और सटीक उत्तर आपको बी है। देख लेते हैं सी और डी को भी एग्जामिन कर लेते हैं। पहली बात तो गलत हो गई। लोथल से प्राप्त मिट्टी की प्रशासनिक पट्टिकाएं जिन पर राजा का शब्द, कहेंगे नहीं, ये बात गलत है। राजा को कोई सूचना नहीं मिलती। ऋग्वेद के मंत्रों में वर्णित इंद्र द्वारा सिंधु घाटी के राजाओं को पराजित करने का विवरण, कहेंगे कि ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि वैसे वृद्धंता, इसके बाद पुंडरीक, पुरंदर, ठीक है, इस शब्द का उल्लेख जरूर किया गया है, लेकिन इसका एक कतई अर्थ नहीं है कि उसका मतलब है कि इंद्र ने इन राजाओं को पराजित किया। और इस प्रकार से वैसे अगर जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें कई ऐसे राजाओं की सूचना हमको मिलती है, लेकिन उसका कोई संबंध हमारे पास हड़प्पा के सभ्यता के साथ जोड़ने के कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि आज के इस प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर आपको हो गया वो आपको 27 का या इस प्रश्न का उत्तर हो गया बी। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न हमसे क्या करा है। करा कि इसमें सिंधु सभ्यता में लिपि का ज्ञान केवल प्रशासनिक अधिकारियों और मुहर बनाने वालों तक सीमित था। फिर देखिए वो आ गए हमसे, और अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, करा कि सिंधु सभ्यता में लिपि का ज्ञान केवल प्रशासनिक अधिकारियों और मुहर बनाने वालों तक सीमित था। कहेंगे नहीं साहब, ये तो गलत हो गई पहली बात। कहेंगे कि अगर हड़प्पा सभ्यता में, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आप कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि की सूचना हमको है, जो सूचना है, आप कहेंगे कि केवल प्रशासनिक तक सीमित नहीं थी। जब आप कभी कला पढ़ेंगे तो कला को दो आयाम में बांटते हैं, एक राजकीय कला और एक आप देखते हैं कि क्षेत्रीय कला के रूप में, लोक कला के रूप में जिसको आप कहते हैं। जब कभी मौका मिलेगा तो उस पर चर्चा हम लोग करेंगे कि लोक कला किसे कहते हैं, और इसके बाद राजकीय कला जो राज के संरक्षण में चलती थी वो राजकीय कला। क्षेत्रीय स्तर पर जो लोग अपने स्तर पर कलाओं का डेवलपमेंट करते हैं उसको हम लोक कला के नाम से जानते हैं। उसको भी डिवीजन कर लेंगे, कौन कौन उसमें आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। तो सूचना के रूप में अगर आप देखेंगे तो एक तो सही है कि भाई मुद्राओं पर सूचना तो हमको मिलती है, जो कि आप कहेंगे राजकीय कला, चूंकि मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, मुद्राओं को जारी करने का अधिकार सरकार के पास है। तो आप कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो कला मुद्राओं पर मिलता है, मृदभांड पर मिलता है, तो मृदभांड किसका प्रतिनिधित्व करती है, आप कहें कि ये लोक कला का प्रतिनिधित्व करती है। आभूषण पर मिलता है तो आभूषण किसका करता है, तो आप कहेंगे आभूषण लोक कला का करता है। तो इसका मतलब है कि जो लिपि का ज्ञान था वो सिर्फ आप देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि मोहरों वालों तक ही सीमित था, एक प्रशासनिक अधिकारी और मोहरों तक ही सीमित था। कहेंगे नहीं साहब, ये वहां तक सीमित नहीं है, लोग भी उससे परिचित है। मृदभांडों पर मिल रहा है, आभूषण पर मिल रहा है, और मनकों पर मिल रहा है, बहुत जगह से हमको मिल रहा। तो इसका मतलब कि पहली बात तो बिल्कुल साफ गलत हो गई। कह रहे कि लिपि के नमूने केवल बड़ी सिलखड़ी की मुहर और राजसी पट्टिकाओं पर ही प्राप्त है। फिर देखिए आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कह रहे कि लिपि के नमूने केवल बड़ी सिलखड़ी की मुहरों पर, कहेंगे नहीं बड़ी नहीं छोटी भी सिलखड़ी की मुहरों पर भी थी, कह रहे कि पट्टिकाओं पर प्राप्त हुए। तो आप देखें पट्टिकाओं का मतलब जो अभी अभिलेख आपको मिल रहा था, जैसे मैंने कहा कि आपको
जो आपको धौलावीरा से मिला है 10 अक्षरों वाला, इससे कई बार सवाल पूछा गया। तो आप कहेंगे कि ये अभिलेख आपको सिर्फ बड़ी सिलखड़ी की मुद्राओं पर थोड़ा मिल रहा है, राशि पर थोड़ा मिल रहा है, क्षेत्रीय स्तर पर मिल रहा है। तो कहेंगे कि इसका मतलब है कि ये भी बात सही नहीं है। अब देखिए, इसका मतलब कि दोनों बात लगभग गलत आपकी है। अब देखते हैं करा कि ए आर दोनों सही, व्याख्या कहेंगे कि नहीं साहब ये तो दोनों गलत है, जहां दोनों गलत होगा वहीं हम पकड़ेंगे इसको। कहें कि ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, कहेंगे सही नहीं है, ए सही आर गलत है, ये भी है। ए गलत और आर की ऐतिहासिक रूप से अपुष्ट नहीं है। अपुष्ट क्या गलत है, ये अपुष्ट क्या करना उसमें है भाई, आपको मिल चुकी है सारी चीजें। तो आप कहेंगे सबसे सटीक उत्तर आपको आज का डी मिल गया इसमें। जरा आगे चलते हैं और आज के अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के धातु विज्ञान तकनीकी परिष्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर हम उनकी विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चर्चा अगर करें, प्रौद्योगिकी की चर्चा अगर किया जाए तो प्रौद्योगिकी की चर्चा अगर किया जाए तो आप कह सकते कि इस मामले में बड़े उत्कृष्ट प्रकार के थे ये लोग। चाहे वो धातु विज्ञान हो जिसको मेटलर्जी आप कहते हैं, चाहे वो आप देखेंगे कि केमिकल, चाहे वो आप कहेंगे चिकित्सा के मामले में, तो सारी चीजें आपको मिलती हैं कि ये विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में अगर आप देखेंगे तो उसमें हमको सूचना हमको मिलती है कि उसमें उत्कृष्ट अवस्था में थे। खासतौर से अगर मैं धातु की बात कर लूं तो कहेंगे कि आपको धातु विज्ञान के मामले में देखा जाए, धातु विज्ञान के मामले में जो सबसे बड़ा योगदान इनका था वो कांस्य निर्माण था। कांसे का निर्माण, आप कहेंगे कि कांस्य निर्माण इसका सबसे बड़ा योगदान धातु के क्षेत्र में। जैसे तांबा और टीन को मिला के करते थे, तांबा और प्लस टीन, तांबा और प्लस टीन को क्या करते थे, मिलाते थे, बनाते थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनको बना करके और थोड़ा सा तांबे से मजबूत धातु का निर्माण किए। मैंने कहा कि चिकित्सा की अगर बात कर लें, दूसरा जो है कि रसायन विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में, प्लस चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो उसका भी सूचना हमको मिलती है। अब देखते हैं कि वस्त्रों को रंगने का, लाल कपड़े का रंगना जाना, और इसके बाद आर्सेनिक का मिलना, और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि पाउडर, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक सामानों का मिलना, काजल का मिलना, ये क्या है? ये तो दिखा रहा है ना कि आपको रसायन विज्ञान में, चिकित्सा में कालीबंगा से एक बच्चे का सिर मिलना जिसमें 8 छेद का होना, ये सब सारी बातें प्रूव करते कि ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और इस मामले में बड़े आगे थे। नींबू का प्रयोग करते थे। तो पहली बात है कि आपको कथन बारे में सत्य है, तो अब ये चीज जहां मिलेगी वहीं हम इसके पास चले जाएंगे। करें कि ये वे तांबे में जस्ता मिलकर पीतल बनाने की कला से निपुण थे। करें कि वे तांबे में जस्ता मिलाकर पीतल बनाने की कला से, तो पीतल बनाने की कला, तो आप कहेंगे कि ये बात थोड़ी सी गलत हो गई। तो आप कहेंगे कि कांस्य के बारे में सूचना हमको है, इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि उसमें बता रहे हैं कि तांबे और जस्ता को बता रहे हैं उसमें। करें कि वे तांबे में टिन मिलाकर, अच्छा है, एक बात हमको देखिए मिल गई, तांबे में टिन मिलाकर के आप देखेंगे मिलाकर के कांसे का तैयार करते थे, जो उनकी रासायनिक ज्ञान को दर्शाता है। तो जो धातु विज्ञान उसको मिलाकर के आप कहेंगे। और मैंने आपको कहा कि इसमें आप कहेंगे 10 से 12% अगर आप देखेंगे तो ये क्या करते थे, 10 से 12% निर्माण करते थे। और उसमें अगर आप देखेंगे तो 10 से 12% के बारे में सूचना हमको मिलती है कि इसमें तांबे में क्या करते थे, तांबे में टिन मिलाते थे और टिन मिला करके उसको करते थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखते थे कि इसमें ने कहा कि इसको टिन को मिलाने का, टिन का आयात कहां से करते थे, अफगानिस्तान से करते थे। मैंने कहा कि कुछ विद्वानों का मानना है कि चूंकि आपके सीमित मात्रा में आपको मिलती थी, झारखंड से भी मिलती थी, इधर आपको हरियाणा से भी मिलती थी, लेकिन इनकी जो धात्विक संगठन है वो बताता है कि ये अफगानिस्तान से इसको मंगाते थे उसको। लेकिन उनके चूंकि कमी थी तो उस व्यापक स्तर पर हमको कांसा नहीं मिला है जैसा कि मेसोपोटामिया में मिला है। तो इसका मतलब ये बात आपको यहां बिल्कुल साफ हो गई। कांसे का उपयोग सिंधु सभ्यता में केवल धार्मिक मूर्तियों और सीमित औजारों के रूप में, कहेंगे नहीं, अन्य में लोहे के पूरी तरह से परिचित थे, पूरी तरह से परिचित ही नहीं थे, उसका सूचना हमारे पास नहीं है। तो कहेंगे कि ये बात गलत हो गई इसमें, तो यही आपको सही हो गया।
आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न करा कि कथन सिंधु सभ्यता का राजनीतिक स्वरूप और सत्ता का केंद्र अभी भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली है। सही बात है, कहना कि इसमें सिंधु सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप की सत्ता का केंद्र अभी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि हम लोग अगर इतिहासकारों की चर्चा करें, इतिहासकारों की मैं आपसे चर्चा करूं, तो आप कहेंगे इनके अलग अलग साक्ष्य हमको मिलते हैं। आप कहें कि अलग अलग विद्वानों ने, जैसे मैंने कहा कि स्टुअर्ट पिगट की बात करेंगे तो ये क्या कहते हैं, एक कहते हैं कि यहां पुरोहितों का शासन था, पुरोहितों का शासन था। मैंने कहा कि हंटर के बारे में कहेंगे आपको तो कहते हैं जनतांत्रांतिक पद्धति थी, विलियम हंटर को अगर आप देखेंगे तो कहते हैं कि यहां का शासन व्यवस्था कैसी थी। हंटर के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये कहते हैं कि यहां जनतंत्रात्मक पद्धति थी। उसी प्रकार से मैके की बात अगर करेंगे तो मैके तो उसको सपोर्ट करते हैं, स्टुअर्ट पिगट का। उसी प्रकार से मैंने कहा कि जिम सेफर और आर्य शर्मा को अगर आप देखें तो ये लोग कहते हैं कि यहां पर व्यापारियों का, शेफर और इसके बाद आर्य शर्मा कहते हैं कि यहां पर व्यापारियों का शासन था, व्यापारियों का शासन था। तो अलग अलग अपने अपने हिसाब से इसको देखने की कोशिश करते हैं। वही करा कि जटिल करें कि सिंधु सभ्यता का राजनीतिक स्वरूप और सत्ता का केंद्र अभी भी इतिहासकारों के लिए जटिल पहेली है। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए अभी इधर जो शोध हुआ था सुनौली से, वहां से जो है कि आप देखेंगे हथियारों का मिलना और इसके बाद आपका जो मिल रहा है, आपका रथ मिल रहा है। तो अब हमारे दृष्टिकोण को थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको नए तरीके से एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करके उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो कहेंगे पहली बात क्या हो गई, क्योंकि आज भी बड़ी पहेली है, अभी इसको प्रूफ नहीं हम कर पाए। फिर कहें कि यहां से अन्य प्राचीन सभ्यता की तरह कोई विशाल राजमहल, राजाओं के मकबरे, भव्य राजसी मूर्तियां आपको नहीं मिली है। कहेंगे बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया कि एक मूर्ति आपको मिली है, सिर्फ वही योगी या पुरोहित की, और उसी के आधार पर इन लोगों ने यहां पर इस बात को प्रूव करने की कोशिश किया। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि ये बात कहीं ना कहीं आपसे प्रूव कर रही है कि इसका मतलब है कि यहां से कोई ऐसा दुर्ग तो मिला है, लेकिन दुर्ग में राजा का होना और इस प्रकार की बातों का उसका कोई एविडेंस हमको नहीं मिल रहा। मूर्तिकला के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वो भी हमको सीमित मिली है। जैसे अमूमन देखते हैं ना कि जैसे आपके देश में आप देखिए जितने प्रधानमंत्री और जितने भी पार्टियां हैं अपनी अपनी मूर्तियां लगवाने में बड़ी तेज हैं। तो स्वाभाविक चीज है कि जिनका शासन रहता है तो इस प्रकार के अवशेष हमको हर जगह से मिलते हैं, लेकिन यहां से मिल नहीं रहा। तो दूसरी बात भी सही है, अब व्याख्या है कि नहीं है, सही बात है कि अगर इसका एविडेंस हमको मिल जाता, हमको प्रूफ मिल जाता तो हम आप इस बात को प्रूफ कर ले जाते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो आप कहें कि इसका मतलब कि दोनों बात सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि अगर हमको कोई ऐसा एविडेंस मिल जाता और कई स्थल खंडों से मिल जाता तो हम इस बात को प्रूव कर ले जाते कि फला राजा या पुरोहित या व्यापारी या इसके बाद जो है कि आप देखेंगे कोई सामुदायिक पद्धति शासन कर रही थी। तो एक पहेली के रूप में है, चूंकि सभी स्थलों से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की सूचना हमको मिल नहीं रही है, इक्का दुक्का हमको मिल रहा है। उसके आधार पर यह प्रूव कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आखिर यहां पर शासन व्यवस्था कैसा था। तो इसका मतलब है, लेकिन जो अब तक हम लोगों के साक्ष्य मिलते, जो सर्वाधिक इतिहासकार सहमत है, वो व्यापारियों के शासन के बारे में ही मिलता है। क्योंकि अभी सुनौली से जरूर हमको मिला है, लेकिन सुनौली से एक साक्ष्य मिल जाने से हमको इस बात को प्रूव करने में कठिनाई तो आएगी। क्योंकि सभ्यता एक व्यापक पैमाने पर फैली हुई है और पूरे का शासन व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था का एक प्रतिनिधित्व भी आपको दिखाई दे सकता है। तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि इसका सही और सटीक उत्तर हो गया आपका ए। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका अगली सिंधु सभ्यता के वाटों के मानकीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए आगे आपको देख लेते हैं कि मानकीकरण के रूप में अगर आपको हड़प्पा सभ्यता में अगर आप कहें कि जो मानक, माप और वाट की चर्चा हम लोग करते हैं, तो मैंने कहा कि वो आप देखेंगे मानक, माप और वाट की अगर चर्चा करें, माप प्लस वाट की चर्चा करें, तो आप कहेंगे कि इसकी विशेषता हमको दिखाई देती है। आप कहेंगे अमूमन जो इसके
वाट जो बने हैं ना, वाट अगर आप देखेंगे जिसको बटखरा बोलते हैं, वो घन की आकृति का आपको मिलेगा, यानी घन की आकृति का आपको मिलेगा, और उसमें आप देखेंगे उसको मिले हैं। कुछ त्रिकोणीय आकृति के भी मिले हैं, जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, जैसे मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से ही आता हूं, तो हम लोगों क्या देखते थे, कुछ इस प्रकार की आकृतियां बटखरे के रूप में लोग रखते थे, पत्थर के टुकड़े के रूप में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी आप कहेंगे, इसका जो गुणनफल आप कहेंगे 16 बाइनरी सिस्टम में 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे चलता था। और अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं कि उनका एक पूरे जो कि हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार के अवशेष मिलते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि भाई किसी एक क्षेत्र में मिल रहा है। ईंट का अगर आप प्रयोग देखेंगे तो ये मतलब कि 4 संबंधे 1 2 संबंधे 1 के, या 1 संबंधे 4 संबंधे 8 के अनुपात में ऐसे आपको मिल रहा। तो इसका मतलब इसमें है। उसी प्रकार से आपको कई बार, मैं थोड़ा सा चर्चा यहां पर कर दूं आपको माप के बारे में, तो माप के भी हमको मिलते हैं, कई ऐसे स्थान हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि कई बार आपसे पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कि जो मोहनजोदड़ो है वहां से जो आपको पैमाना मिला है, तो आपको सीप का या शंख का कई बार आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से क्या मिला। मोहनजोदड़ो से अगर आप देखेंगे तो आपको सीप या शंख का एक पैमाना मिला। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि हड़प्पा से तो आप कहेंगे तांबे का पैमाना, तांबे की एक स्केल मिली है। उसी प्रकार से आप कहेंगे कि लोथल से तो कहेंगे कि हाथी दांत की, इसको याद रखिएगा आप लोग, हाथी दांत की। उसी प्रकार से आप कहेंगे कि चौथा मैं यहां कर दे रहा हूं कि जैसे कालीबंगा से मिट्टी की, इसको याद रखेंगे आप, कालीबंगा से मिट्टी की, कई बार सवाल आपसे पूछे गए हैं। कालीबंगा से अगर आप कहेंगे तो मिट्टी की आपको मिले, तो इसका मतलब है कि आपको कह रहे हैं कि इसमें अब उससे संबंधित अगर देखते कुछ मिलता है तो बात हम लोग बना ले जाएंगे, अपने देख लेते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इस पर टाइम नहीं लेंगे हम लोग। कह रहे कि केवल मिट्टी के बने होते थे, कहे कि बिल्कुल गलत हो गया। हां, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक किसके बने थे, यह भी मैं आपको बता दूं। सर्वाधिक अगर आप देखेंगे जो इनके जो वाट आपके बने ना, चट पत्थर के हैं। कहते हैं आप कहेंगे चट पत्थर के, चट पत्थर का बना हुआ, इसको याद रखेंगे आप। देखिए पूछ लिया उसने, हो सकता है कभी पूछे आपसे कि सर्वाधिक माप या वटखरे किसके बने, वाट किसके बने थे, मिट्टी के, सिलखड़ी पत्थर के, चट पत्थर के, तो कहेंगे चट पत्थर के बने थे। या मिट्टी करें तो कहेंगे गलत हो गया। फिर करके वे मुख्य देखिए, अच्छा आ भी गया, देख लीजिए आ भी गया, पत्थर के बने होते थे। और सूक्ष्म व्यापार के लिए द्वि आधारी यानी बाइनरी सिस्टम, जो भी मैंने आपको बताया कि 1 2 4 8 16 और इसके बाद 32 64 जो अभी आपने 16 गुणजभाज के रूप में थे, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी व्याख्या भी कर रहा है बाइनरी सिस्टम में। तो आप कहेंगे कि इसका सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया ये। तो वही जरा आगे चलते हैं। अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अब सबकी व्याख्या करने की कोई जरूरत ही नहीं है। करें कि प्रत्येक नगर के व्यापारियों के पास के स्वयं के नहीं कहे कि कोई एक मानक था। जैसे हमारे यहाँ अब 1 किलो है, तो 1 किलो ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको दिल्ली में कुछ और मिलेगा और इसके बाद जो है कि तिरुवनंतपुरम में कुछ और मिलेगा या कन्याकुमारी में कुछ और मिलेगा। वहाँ ये भी 1 किलो मतलब कि आप 1000 ग्राम का ही होगा। अगर यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा तो वहाँ भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर पैमाने एक जैसा ही होगा, तो वहाँ पे मिलता था। तो आप कहेंगे कि इसका सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया बी। 32वें चर्चा करते कि अलेक्जेंडर वंश की हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से सही है। और थोड़ी सी मैं चर्चा इसको कर दूं। चले आप कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का अगर आप अवलोकन करें और समझने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि सबसे पहले आपने देखा था कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में चार्ल्स मैसन ने अगर आप कहेंगे कि मैसन ने अगर आप देखेंगे इसके बारे में पता किया, लेकिन कुछ बता नहीं पाए। फिर इसके बाद नशा सवार हुआ अलेक्जेंडर वंश को, तो आप कहेंगे कि 1831 में अलेक्जेंडर वंश ने अगर आप देखेंगे इन्होंने किया। लेकिन वही जो मैंने कहा कि इन कॉलोनियल हिस्टोरियन के दिमाग में यही रहता था कि जोड़ते रहे कि नहीं साहब ये
ऐसे स्थल कुछ रहे होंगे जो किसके समकालीन आपको दिखाई दे रहे हैं? वो समकालीन आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसका मतलब है कि वो सिकंदर महान, अलेक्जेंडर के समय तक ही इसके कुछ नगरों की बात करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आगे चल करके आप देखेंगे 1853 में या 50 के दशक में कह लीजिए, कहीं कहीं मिलेगा, तो कहेंगे कि आपको अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, जो कि भारी पुरातत्व विभाग के मतलब कि जन्मदाता माने जाते हैं, कनिंघम साहब, बड़ा योगदान इनका है भारतीय इतिहास में। फिर 1873 में इन्होंने फिर से इसका शोध किया, इनका मन नहीं माना, तो आप कहेंगे कि फिर इन्होंने शोध किया लेकिन बहुत कुछ बता नहीं पाए। फिर 1900, जो कि इसी बीच में आप देखेंगे कि आ जाएगी जो है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, उसमें भी कुछ प्रकाशित किया गया, रिसर्चेस पत्रिका में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। फिर कहेंगे कि 1912 में जेन फ्लीट ने इसके बारे में, फ्लीट साहब ने किया लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए। फिर आप कहेंगे जब मार्शल पुरातत्व विभाग के प्रमुख बने तो आप कहेंगे 1920 और 21 में पहली बार इसका उद्घाटन हुआ। पूरा हिस्ट्री मैंने आपको खंगाल दी इनकी। अब जरा देख लेते हैं अलेक्जेंडर बर्न्स के बारे में क्या हमसे करें कि उन्होंने 1921 में प्रथम वैज्ञानिक उत्खनन शुरू किया। कहेंगे साहब वो तो थे ही नहीं, इसका मतलब आप कहेंगे ये तो अलेक्जेंडर बर्न्स ये कहेंगे कि ये जो घटना है वो आप कहेंगे दयाराम साहनी के काल की है। सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन कराया उन्होंने, ये पीरियड तो उस समय का। फिर करें कि 1831 में देखिए बिल्कुल साफ मिल गया आपको, 21 में उसको टीलों का अध्ययन किया उन्होंने, कहा कि ये सिकंदर के समकालीन कुछ दिखाई आपको दे रहा है, तो मिल गया जानकारी, लेकिन कहें कि उसकी विस्तृत जानकारी नहीं दे पाए। तो आप कहेंगे यही बात तो हमको है। इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने सील की एक वृषभ की मोहर की एक मोहर पाए उस पर, लेकिन उसमें डील नहीं बना हुआ था, तो उनको लगा कि कोई सील की आकृति है। तो आप कहेंगे कि ये आपको मिल गया, इसका सही सटीक उत्तर आपको मिल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब अगला प्रश्न क्या करें कि सिंधु सभ्यता का समाज एक सम्यक रूप से संतुलित और सामाजिक सामंजस्य से परिपूर्ण समुदाय था। करें कि सिंधु सभ्यता का समाज एक सम्यक रूप से संतुलित और सामाजिक सामंजस्य से परिपूर्ण था। इधर देख लेते हैं कि इनका समाज कैसा था, इनकी समाज के बारे में आप चर्चा करें। तो देखिए चूंकि हम लोग लिपि पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन इतिहासकार ये बात को मान के चलते हैं कि एक प्रकार के वर्ग विभाजन जरूर था यहां पे। यानी इसका मतलब है कि वर्ग विभाजन की सूचना हमको सूचना मिलती है। और उसमें अगर कहते हैं कि एक कुलीन वर्ग, जिसको शासक वर्ग कर लीजिए, मैं कुलीन वर्ग भी थोड़ा करना ठीक नहीं होगा, अब ये शासक वर्ग इसमें था, यानी कोई रेगुलेट करता था, क्योंकि मानक माप और बाट, अच्छी प्रकार की नालियां, सड़कें, पूरी व्यवस्था का संचालित होना का शासक वर्ग में सूचना हमको मिलती है। इसके बाद दूसरी जो है कि आप कहेंगे जो रूलिंग क्लास, इसको आप रूलिंग क्लास कर लीजिए, एलिट क्लास वर्ग कर लीजिए। दूसरा आप कहेंगे विद्वान वर्ग भी इसमें था, विद्वान वर्ग, और उसमें आप पुरोहित को, वैद्य को, लेखक को, इन सब सारी चीजों को आप शामिल कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यहां पर जो कि विद्वान वर्ग भी था। तीसरा अगर आप कहेंगे व्यापारी वर्ग में, जिसमें जो मृदभांड बनाने, जो एक प्रकार से कहेंगे कि कुम्हार, स्वर्णकार, या जो सिलखड़ी पत्थर की सब चीजें बनाते थे, लिपकार, तो ये सब चीजें इसमें आपको आ गए। चौथा जो है कि आप कहेंगे कि इसमें व्यापारी वर्ग की भी सूचना हमको मिलती है, चूंकि व्यापारियों की शासन की बाद भी सूचना मिलती है। चौथा जो है कि आप कहेंगे कृषक वर्ग, जिसको आप कहेंगे कि कृषक वर्ग भी इसमें आता था। तो इसमें आप कहेंगे उसमें जो है कि मछुआरे, इसके बाद जो है कि कृषक, इसके बाद जो है कि जो जानवरों के पशुपालक, ये सब लोग आ जाते थे। लेकिन इसमें कोई ऐसी सूचना हमको नहीं मिलती कि जैसे बाद के समाज में बड़ा उहापोह की कंडीशन थी, ऐसा कोई सूचना हमारे पास नहीं है। यानी समाज में इतनी दरार नहीं थी जितनी दरार जो है कि बाद में चल करके आती है। तो समाज में अब देख रहे हैं ना कि पूरा जो है कि समाज एक रूलिंग क्लास वर्ग ऊंचाई पर जो है कि बना हुआ, जहां पर लोग रहते थे, शासक वर्ग निवास, राजनीतिक प्रशासनिक भवन हुआ करते थे। लेकिन उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे कि नगर भी है, और उनकी बस्तियों में कोई इस प्रकार के साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं कि जो बहुत उनके बीच में बड़ा विभाजन टाइप दिखता हो, जैसा कि बाद के काल में आपको दिखाई देता है। तो ऐसा कोई साक्ष्य हमको नहीं मिलता। तो इसका मतलब कि सामाजिक विभाजन तो था, लेकिन विभाजन में रूढ़िवादिता नहीं थी। ये बात हमको समझ में आती है। तो वही करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज एक सम्यक रूप से संतुलित और सामाजिक सामंजस्य से परिपूर्ण समाज था।
वैसे अगर आप देखेंगे तो एकाध दो विद्वान कह लेंगे, जैसे जेम कजाल साहब कहते हैं कि दास व्यवस्था भी थी, लेकिन उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। हाँ, श्रमिकों की बस्तियों की सूचना अगर आप देखेंगे कि हड़प्पा में अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ हमको मिलती है, क्योंकि जब आप वो TLF की करेंगे तो उसमें जो 7 उत्तर में और 8 दक्षिण में मकानों की सूचना और वहां से अन्न कूटने का साक्ष्य। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं था कि इस समाज में इतना विभाजन, छुआछूत या इस प्रकार की चीजें कहीं आपको दिखाई दे रही हैं। समाज में सभी वर्ग निवास कर रहे हैं, अपने अपने पेशे सब लोग जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई, सही हो गई। फिर करें कि आर्मी पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यहां के सामाजिक परिदृश्य में धनवान और निर्धन के बीच अत्यधिक अंतर शोषण के साक्ष्य देखिए मिल गया। वही चीज मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब है कि दोनों के बीच में अंतर तो दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका कहीं पर भी हमको साक्ष्य नहीं मिलता है कि इनके बीच में कोई खाई थी। जैसे अब कि पैदाइशी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय तो क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा तो वैश्य होगा, शूद्र होगा शूद्र, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लिपि भी नहीं पढ़ पाए, वैसे उसमें कोई रूलिंग क्लास में कोई विभाजन मतलब दिखाई नहीं देता। तो आप कहेंगे कि दूसरी बात भी सही है। अब समस्या ये है कि क्या व्याख्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी दिख रही है। क्योंकि जब आप समाज कहेंगे सामंजस्य पर आधारित था, उस प्रकार के कोई विभाजन आपको नहीं दिख रहा है, तो ये बात तो अपने आप प्रूफ होती है कि इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा अंतर के साक्ष्य हमको दिखाई नहीं देते। तो आप कहेंगे कि इसमें ए और आर दोनों इसमें सही है और उसकी सही और सटीक व्याख्या भी ये कर रही है। अगले क्लास पे चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा कि सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में धौलावीरा की विशिष्टता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। धौलावीरा बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है हम लोगों को। कह रहे कि एकमात्र धौलावीरा के बारे में तो चर्चा हम लोग बहुत विस्तार से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां थोड़ा चर्चा कर देना चाहता हूं, देखता हूं कि क्या पूछ रहे हैं। चूंकि इतना हम पढ़ चुके हैं हम लोग उत्तर से ही, अब उसकी व्याख्या नहीं करते हैं, और उसी से मैं आपको निकाल के बताता हूं कि कहना क्या चाह रहे हैं। करें कि एक पात्र नगर जहां रक्षा दीवार नहीं पाएगी। पहली बात तो रखिएगा कि पहली बात रखिएगा कि अगर रक्षा दीवार की अगर बात किया जाए तो सबसे मजबूत जो किलेबंदी अगर आप देखेंगे तो कहेंगे सबसे मजबूत जो साक्ष्य हमको आपको यही दिखाई देता है। तो कहेंगे कि किसकी मजबूत किलेबंदी का साक्ष्य हमको मिलता है, मजबूत किलेबंदी की, यानी अगर आप कहेंगे कि पूरा जो हड़प्पा सभ्यता में जो ये ऐसा स्थल है जो पत्थरों से उसको घेरा गया है, बड़े मजबूत एविडेंस के रूप में आपको मिलता है, तो कह रहे कि इसमें कोई रक्षा दीवार नहीं पाई गई, कहेंगे कि बिल्कुल गलत है ये। फिर कह रहे हैं कि समाज, कह रहे हैं कि अधिकांश हड़प्पाई नगर 2 भागों में है, विभाजित है, वही धौलावीरा जो है कि 3 भागों में। कल हम लोग चर्चा कर चुके थे, मैंने कहा कि इसको मैंने 3 भागों में बताया था। मैंने कहा कि 1 भाग, 2 भाग और तीसरा भाग। ये आप कहेंगे कि जो है कि निचला भाग आपको दिखाई दे रहा है, निचला, और इसके बाद ये मध्यवर्ती, ये दुर्ग क्षेत्र हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। मैंने कहा कि यहां इन दोनों के बीच में एक प्ले ग्राउंड भी मिल रहा, यहां पर प्ले ग्राउंड भी मिल रहा, और हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल खंड है जिसमें अगर आप देखेंगे तो वो किस बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आप कहेंगे कि 3 भागों में बटा हुआ है। और आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे खूबसूरत शहर सुंदरता के मामले में, तो कहेंगे सबसे सुंदर स्थल के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। सबसे जो सुंदर स्थल है इसके बारे में सूचना हमको मिल रही है, ये भी सूचना हमको प्राप्त हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये चीज हमको मिल गई बिल्कुल एग्जैक्ट रूप में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमको दिख नहीं रही है। तो आप कहेंगे कि इसका सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया, आपको बी इसका सही और सटीक उत्तर है। कह रहा कि यहां की सड़कें ग्रिड प्रणाली के विपरीत पूरी तरह से गोलाकार थी, कहेंगे नहीं साहब, यही बात गलत हो गई। कह रहे कि धौलावीरा के घरों में पक्की हुई लाल ईंटों से बने हैं, कहेंगे कि ईंटों का भी प्रयोग हुआ, लेकिन सर्वाधिक पत्थरों का प्रयोग यहां पर हुआ। यहां पर पत्थरों का प्रयोग हुआ, पत्थरों का प्रयोग। तो इसका मतलब है कि आपको देखेंगे तो आज मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने प्रश्न हैं, हमने व्यापार देख लिया, समाज देख लिया, धर्म देख लिया, राजनीति देख लिया,
शिल्प देख लिया, मुद्रा देख लिया, उनके जो है कि पूरे शुरुआत से मतलब कि चार्ल्स मैसन से लेकर के और इसके बाद दयाराम साहनी तक हम लोगों ने देख लिया। तो अगर ये दोनों टॉपिक अगर आप अच्छे से देख लेते हैं और इससे जो तथ्य बताए गए हैं अगर उसको आप अगर नोट कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि हड़प्पा सभ्यता से कोई प्रश्न आपको दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं और इसके बाद जो है कि आप लोग वीडियो को देखें, उससे नोट्स बना लें और इसके बाद एग्जाम को आप जाकर के पार्टिसिपेशन करिएगा, फिर देखते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।